बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुश आमदेद कहेंगे। मैं हूँ आपकी मेज़बान ईशा अल-अदनान और मैं हूँ मोहम्मद जुनैद हलीम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि आपकी सुबह खैरियत से गुजर रही हो। नाज़रीन, वैसे तो बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी माँ और बाप दोनों की होती है, लेकिन एक अच्छा फैसला हुकूमत ने किया था कि जिस वक्त बच्चे की पैदाइश होती है तो माँ के साथ साथ वालिद को भी जो हुकूमती सतह पे छुट्टी का सिलसिला है उसको यकीनी बनाया जाए। और अब इसमें एक बार फिर से ये खबरों की जीनत बनाए। मामला क्या जरा आप बताइए। एक तो मैटरनिटी लीव होती है और दूसरी होती है पैटर्निटी लीव। जो मैटरनिटी लीव है माँ को मिलती है बच्चे की बर्थ के टाइम पे, और पैटर्निटी लीव फादर को मिलती है। वफाकी मुहतसिब का बड़ा फैसला सामने आया है, जिसके तहत बच्चे की पैदाइश के वक्त वालिद के हक में ये तारीखी फैसला सुनाया गया है। फौजिया वक़ार ने 30 दिन की पैटर्निटी रुख्सत ना देने को सिनफी बुनियाद पर इम्तियाज़ और हिरासत के मुतरादिफ करार देते हुए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पर 5 लाख रुपए जुर्माना आयद किया है। और ये फैसले के मुताबिक 4 लाख रुपए शिकायत गुजार अफसर सैयद बासित अली को अदा किए जाएंगे, जिन्होंने स्टेट बैंक पर यह इल्ज़ाम लगाया था कि उन्हें पैटर्निटी लीव से महरूम रखा गया है, उन्हें पैटर्निटी लीव नहीं दी गई है। लेकिन अब जो हुकूमत का फैसला है, इसके बाद मुकम्मल तौर पर तनख्वाह के साथ 30 दिन की पैटर्निटी लीव मर्द को भी मिलेगी, यानी कि बच्चे के वालिद को भी रुख्सत पर जाना होगा। बिल्कुल, और ये खुशाइंद है। और स्टेट बैंक को मैटरनिटी और पैटर्निटी रुख्सत एक्ट 2023 के तहत अब जामे पॉलिसी बनाने की हिदायत भी कर दी गई है। और वैसे भी जब माली नुकसान होता है या जुर्माना होता है तो फिर हमें बात ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आती है और उस पर हम बेहतर तरीके से अमल भी कर सकते हैं। उम्मीद की जाती है कि इस बार ऐसा होगा। और मुतसिब के मुताबिक बच्चों की देखभाल सिर्फ ख़ातीन की जिम्मेदारी नहीं बल्कि मर्दों की भी है, और इसीलिए जो दोनों पेरेंट्स हैं, माँ के साथ बाप को भी ये रियायत दी गई है। इस पर अमल दरामद को अब यकीनी बनाया जा सकेगा। आते हैं आज की टॉप 5 स्टोरी, जिसमें सबसे पहले तज़किरा होगा ICC T20 वर्ल्ड कप का, जिसमें भारत से अब शिकस्त तो हो चुकी, लेकिन उसके बाद कौमी टीम T20 स्क्वाड से बड़े नामों की छुट्टी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि अगले मैच में बाबर शाहीन और शादाब को बिठाकर नए लड़कों को चांस दिया जाएगा या देना चाहिए, ये कहना है साबिक हमारे जो कप्तान थे शाहिद आफरीदी लाला, उनकी तरफ से भी ये मशवरा सामने आया। क्योंकि ये तनकीद भी हो रही थी कि कहीं दामाद होने की वजह से तो शाहीन आफरीदी को या फिर शादाब खान को टीम में बार बार नहीं रखा जा रहा। मामला क्या है, इस पर तफसील से बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 3 दहाइयों बाद वियना का अहम दौरा। ऑस्ट्रिया के साथ ताल्लुकात में एक नया मोड़ समझा जा रहा है इसको। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के एजाज़ में ऑस्ट्रियन चांसलरी में तकरीब मुनक्किद की गई, पुरतपाक इस्तकबाल हुआ, गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। ये मुलाकात इतनी अहमियत की हामिल क्यों है, ये दौरा इतना अहम क्यों तस्वुर किया जा रहा है, क्योंकि 3 दहाइयों के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक बार फिर से ऑस्ट्रिया पहुंचे हैं। इस पर भी तफसील से जायजा लेंगे। बिल्कुल, इसका जायजा लेंगे। और फिर बात होगी महंगाई के तूफान की। एक तरफ तो महंगाई ने अवाम का जीना मुहाल कर रखा है, लेकिन हुकूमत भी बाज नहीं आ रही, कोई कसर नहीं छोड़ी। दूसरी तरफ बढ़ती हुई पेट्रोल की कीमतों ने मुतवसत तबके की परेशानी में मजीद इजाफा कर दिया है। और हम देख रहे हैं कि एक तरफ तो रिलीफ पैकेज लाए जा रहे हैं रमज़ान के लिए, कहा जा रहा है कि आवाम को सस्ती और मयारी अशिया की यकीनी दस्तियाबी को मेक श्योर किया जाएगा, लेकिन साथ हम ये भी देख रहे हैं कि पेट्रोल बढ़ने से हर चीज़ फिर से महंगी हो जाएगी। तो ये क्या मामला है, हुकूमत क्या चाहती है आवाम से, ये इस पर तफसील से बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे सहरी और इफ्तार में क्या खाएं, किन अशिया से परहेज़ करें, क्या कुछ खाया जा सकता है ताकि मुतवाज़न ग़िज़ा भी मिल सके, एनर्जी लेवल भी बहाल रहे और रोज़े सहरी और इफ्तारी भी अच्छे से की जा सके। क्योंकि हम लोग बहुत कुछ ऐसा खा लेते हैं जो कि हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता और फिर बाद में हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाते हैं। तो इस पर भी तफसील से जायज़ा लेंगे। बिल्कुल, और आखिर में बात होगी अमीर बनना हर किसी की ख्वाहिश तो है, लेकिन कैसे बना जाए। क्या नाकामी का खौफ लोगों को अमीर बनने से रोकता है या कुछ वजूहात और भी हैं? इन वजूहात का जायज़ा लेंगे और राज की बात आप तक आज पहुंचाएंगे माहिरीन की राय में। लेकिन सबसे पहले बात हो जाए क्रिकेट की। ICC T20 वर्ल्ड कप, जिसमें पाकिस्तान की कौमी टीम जो है वो उसका ध्यान अब आखिरी ग्रुप मैच की तरफ मरकूज़ हो चुका है और नौबत यहाँ तक आ चुकी है। हमारी जो वर्ल्ड क्लास टीम हुआ चाहती थी इशाल, और वर्ल्ड कप भी हम 92 का कैसे भूल सकते हैं। आज नमीबिया के मद्दे मुकाबिल मैदान में हमें उतरना है, उस मैच को जीतना है, वरना हम इवेंट से ही बाहर हो जाएंगे। बिल्कुल, और भारत के हाथों जो हालिया शिकस्त है उसके बाद तो ये मैच पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल हो चुका है, क्योंकि सुपर 8 मरहले में पहुंचने के लिए ये जीत हमारे लिए बहुत लाजमी है। अगर नमीबिया ने अपसेट कर दिया तो पाकिस्तान सुपर 8 की दौड़ से बाहर हो जाएगा और सेमीफाइनल फिर
फाइनल तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। अच्छा, कुछ खदशात ये भी है कि अगर हम खुदा ना खास्ता फाइनल तक, खुदा ना खास्ता नहीं, अल्लाह करे कि हम फाइनल तक पहुंच जाए, लेकिन भारत के साथ टाकरा होता है तो फिर कहीं हमें हजीमत ना उठानी पड़े। शायकीन क्रिकेट क्योंकि खासे मायूस हो चुके हैं, इसलिए तरह तरह की क्या सराहियाँ हो रही हैं। हम बात करेंगे, अहमद कुरैशी स्पोर्ट्स तजियाकार हमारे साथ मौजूद है। अहमद भाई, आपको वेलकम टू शो कहेंगे, आप इसे जानेंगे। पहले तो बुरी तरह से हमें हार से हमकनार कराया हमारी टीम ने, और वही बात हमने जिन पर तकिया किया हुआ था वही पत्ते हवा देने लगे। उन्हीं तीनों खिलाड़ियों ने हमें नाकामी का मुंह दिखाया। अब उन तीनों को माइनस करने के बाद क्या हमें नामीबिया के खिलाफ मैच में उतरना होगा? किस तरह से हमें नामीबिया के अगेंस्ट क्या स्ट्रेटेजी लेकर उतरनी होगी? और शाहिद अफरीदी खुद भी, लाला ये कहते हैं कि इन तीनों को, बाबर आजम हो गया, शादाब हो गया या शाहीन अफरीदी हो गया, इन तीनों को मैं खुद होता तो माइनस कर देता। कहते हैं इस गुफ्तगू के बारे में, और मेरे सवाल का जवाब भी दीजिएगा। अच्छा, इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये कि जो हम हारे हैं ना, ये एक तरह से राइटिंग ऑन द वॉल था, क्योंकि जो प्लेयर्स पिछले 10 साल से हम कैरी ऑन कर रहे हैं और इतने आईसीसी इवेंट्स में उन्होंने हमें कुछ नहीं करके दिया सिवाय इसके कि उनकी कवर ड्राइव्स ज़बरदस्त हैं और वो छोटी मोटी टीमों को मार के रैंकिंग में नंबर 1 आ जाते हैं। एज अ टीम, एज अ मुल्क, हमें उनकी किसी भी सर्विस का कोई ऐसा फ़ायदा नहीं हुआ। हम अपना कंपैरिजन के साथ करते हैं। इंडिया पिछले 1.5-2 साल में 3 आईसीसी इवेंट, 3 वाइट बॉल टूर्नामेंट जीता, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, T20 वर्ल्ड कप, एशिया कप, और हम आज तक इंडिया से ही नहीं जीत पा रहे। तो कोई बड़ा इवेंट जीतना तो दूर की बात है। अब खैर बात हो चुकी है ऑलरेडी इंडिया से हार पे कि अब तो दिल भी थक सा गया है, दिल करता ही नहीं है कि इस बारे में बात हो। बहरहाल, जहाँ तक बात है इन प्लेयर्स के बाहर होने की, तो ये कल भी मैंने ट्रांसमिशन में सुना था कि जो शादाब, शाहीन और बाबर आजम है, इनको नामीबिया वाले मैच में बाहर कर रहे हैं। तो मैं यही कह रहा था कि अल्लाह का शुक्र ये अदा करें कि ये नामीबिया वाले मैच से पहले बाहर हो रहे हैं, नामीबिया वाला मैच खेल नहीं रहे। क्योंकि अगर ये खेल लेते, आजम साहब ने भी 50 कर लेनी थी, शाहीन साहब ने भी विकेटें उड़ा लेनी थी, और फिर ये टोला इस परफॉर्मेंस की बेस पे आगे पूरे वर्ल्ड कप में हमारे सर पे मुसल्लत रहता। तो ये बड़ा, जिस किसी ने फैसला किया, एटलीस्ट कोई सेंसेबल अकल वाला फैसला किया कि इनको नामीबिया वाले मैच में बिठाओ, ताकि वो नौबत ही ना आए कि ये हमारे साथ। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है अहमद भाई कि ये सारे तजुर्बे क्या इतने बड़े इंटरनेशनल इवेंट में होने हैं, भारत के मैच के हारने के बाद होने हैं? ये सब कुछ तो यहाँ पे घर में होमवर्क हमारा, इसका मतलब है नहीं था। जो सिलेक्शन कमेटी है, चाहे वो आकिब जावेद हों या फिर जो हमारे कोच साहब हैं, जिनके ये भारी भरकम, जी हाँ, उनको करोड़ों रुपए मुआवजा मिलता है एक महीने का, ये सब लोग किस लिए हैं? अगर ये सारा कुछ जाके हमने इवेंट से इतनी बदतरीन शिकस्त ना कटवाने के बाद, और मोहसिन नकवी जिस तरह इंटरनेशनल फोरम्स पे एक के बाद एक मुकदमा लड़ रहे हैं, हम उनकी काबिशों को सराहते हैं, लेकिन जिस तरह से जयशा का बयान आया कि जगह चेंज हो सकती है, नतीजा वही रहेगा, तो फिर क्या फायदा इस सब का? देखें, एक तो ये कि आप जो तजर्बे की बात कर रहे हैं, तजर्बा मैं नहीं समझता कि ये तजर्बा है, क्योंकि अगर आप बाकी प्लेयर्स को चांस देंगे तो वो प्लेयर्स कौन है जो ऑलरेडी 15 के स्क्वाड का हिस्सा हैं? आप कोई ऑल द वे दोबारा पाकिस्तान से तो नहीं लेके जा रहे ना प्लेयर्स। वो अगर 15 के स्क्वाड का, इट मीन्स कि वो इस काबिल हैं या उनमें इतना पोटेंशियल है कि वो इनको रिप्लेस कर सकें। तो ये तो कोई बड़ा एक्सपेरिमेंट नहीं है। हाँ, अगर ये एक्सपेरिमेंट आपने पहले कर लिया होता तो शायद नतीजा थोड़ा मुख्तलिफ होता। अब रह की बात शाहिद अफरीदी की स्टेटमेंट से, मैं इससे बिल्कुल एग्री करता हूँ। मैं तो ये तो शायद अभी बात कर रहे हैं, मैं तो ये पिछले 2 साल से पीट रहा हूँ कि अगर हमने अपनी क्रिकेट को बचाना है तो इस टोले से हमें जान छुड़ानी पड़ेगी, क्योंकि दे आर अच्छा, गुड फॉर लेकिन नथिंग। अहमद भाई, आपको नहीं लगता कि लाला जो अभी बात कर रहे हैं, उन्हीं की बदौलत तो शाहीन को जगह मिली हुई है? वो पर्ची ही है लाला की वजह से, या दूसरे जो दामाद है वो भी बीच में अपने अपने ससुर की वजह से ही टीम का हिस्सा बने हुए हैं? तो अगर आज लाला ये बात कर रहे हैं कि इन तीनों को अगर मैं होता तो बाहर कर देता, तो इससे पहले उन्होंने इन टीम में जगह कैसे बनवाई इन लोगों की? देखें, यही तो प्रॉब्लम है। पाकिस्तान क्रिकेट को हर किसी ने अपनी डैडी जान की जागीर समझा हुआ है। जो आता है इसको लूटता है, जो आता है इसका सत्यानाश करता है, तबाही निकालता है, अपना पैसा बनाता है और निकल जाता है। यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम। आज आप देखें कि कितने एक्स क्रिकेटर्स हैं, वो सारे टीवी पे बैठ के आपको बड़े बड़े सोल्यूशंस देंगे, ऐसे कर लें, वैसे कर लें, ये कर लें, वो कर लें। और मजे की बात ये है कि ये सारे एक्स क्रिकेटर्स पीसीबी का हिस्सा रह चुके हैं रिसेंट पास में, चाहे वो हफीज हों, यूसुफ हों और बहुत से नाम हों। तो भाई, जब आप खुद पीसीबी में आए तो आपने कौन से तीर मार लिए? आपने कौन सा पाकिस्तान को वर्ल्ड चैंपियन बना दिया? ये लोग टीवी पे बैठते हैं, इन लोगों के बयान तो
और होते हैं, जब ये प्रैक्टिकली पीसीबी में जाते हैं तो ये वो सब करते हैं जो ये टीवी पे कह रहे होते हैं, उसके टोटल ऑपोजिट चीजें कर रहे होते हैं। तो मैं तो इनकी बातों को किसी को भी सीरियसली लेता, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सीरियसली लिया जाए जब ये जो बातें टीवी पे कर रहे होते हैं वो बातें या वो सोल्यूशन फिर implement भी करें जब ये पीसीबी में जाते हैं। बिल्कुल सही है। बाकी एक चीज और ये कि अब हमें मेरे ख्याल में ख्वाजा नाफे हो, सलमान मिर्जा हो या बाकी प्लेयर्स हो, उनको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा और हमें उन्हें कॉन्फिडेंस देना चाहिए। हम बेशक अगर नामीबिया वाला मैच हार भी जाते हैं कोई बड़ी क़यामत नहीं आ जाएगी। अगर हम 5-6 आईसीसी इवेंट्स में बुरी तरह बाहर होके आते रहे हैं तो क़यामत नहीं आई, तो अब भी क़यामत नहीं आएगी, लेकिन हमें अब अपनी टीम को यहाँ से बिल्ड करना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा, रिप्लेसमेंट कौन किसकी हो सकता है? और अगर इन तीनों प्लेयर्स को, चाहे वो बाबर हो, चाहे वो शाहीन हो या फिर उसके बाद शादाब हो, इन तीनों की जगह पे किस किस को खिलाना चाहिए? फिर कप्तानी के ऊपर तो बात हो रही है, ये तीनों सीनियर प्लेयर्स तो ठीक है, लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि पहले ही ओवर में जो आउट कर दिया हमारे कप्तान ने, उसके बाद फिर शाहीन को भेजा गया, फिर उसके बाद फरहान अली आगा उसको इस्तेमाल ही नहीं किया गया, फ़हीम अशरफ को। उसके बाद हमने देखा कि वो बॉलर जिसका तहलका था, जिसकी वजह से हमने देखा कि इंडिया के अंदर एक खौफ की फ़िज़ा थी, उन्हें 10 ओवरों के बाद उस्मान तारिक को इस्तेमाल किया जाना, तो कप्तानी के ऊपर भी तो बड़े सवालात हैं। देखें, इससे बड़ा ब्लंडर ओवर क्या हो सकता है कि कप्तान एक मास्टर स्ट्रोक खेलता है, वो खुद ओवर करने के लिए आता है, उसमें वो विकेट भी ले जाता है। अब कोई बेवकूफ से बेवकूफ भी हो परले दर्जे का कप्तान, तो उसको ये नजर आएगा ना जबकि भाई ये स्पिनर्स पे फंस रहे हैं, तो वो जब खुद अटा ओवर करके तो वो फौरन सैम अयूब को लगाता, सैम अयूब के बाद फिर वो ओवर करता, उसके बाद उस्मान तारिक को लगाता, जिस बॉलर का पिछले 2 महीने से हवा बना हुआ है उनपे और वो उससे डर डर के भी खेल, उसने बड़ा इकोनॉमिकल स्पेल किया है, तो आपने उसको आखिर में, एक तो हमें ये इतनी गंदी बीमारी है ना, आखिर के ओवर में देखेंगे, आखिर के ओवर बचा के रखो। वो यूनुस खान तब तक मैच ही निकल चुका था हमारे हाथ से। बिल्कुल। अब यूनुस खान साहब ने 2009 के T20 वर्ल्ड कप में अब्दुल रज़ाक के 2 ओवर आखिर के लिए बचा के रखे थे, वो अभी भी बात करते हैं, कहते हैं अभी तक बचा के ही रखे थे। वो हमारे ये जो बाबर वाला एक माइंडसेट है ना, मेरा नहीं ख्याल ये भी टीम से निकला है। जब वो भी ऐसा कैप्टन था जी, आखिर में जाके हिटिंग करेंगे, आखिर में जाके विकेटें लेंगे। और इस पिच के ऊपर जिस पे जो भी टीम इस पिच पे खेली है पहले, वो कामयाबी हासिल की है उसने, तो ये हमें किसने मशवरा दिया था कि आप पहले उनको दावत दे दें? और उनके कप्तान ने तो कहा कि हम तो पहले ही खेलना चाह रहे थे, बैटिंग करना चाह रहे थे, तो उनका काम हमने आसान कर दिया। देखें, टू बी ऑनेस्ट, ये बातें पिछले 2-3 दिन से चल रही हैं कि टॉस जीत के पहले बॉलिंग कर ली, ये कर लिया वो। आप मुझे बताएं, पहले अगर बैटिंग कर लेते तो इस बात की श्योरिटी, इतना कॉन्फिडेंस है आपको अपनी बैटिंग पे मैच जीत जाते? होता बैटिंग आप पहले करेंगे। अच्छा अहमद भाई, जाते जाते ये भी बता दें कि फिर नामीबिया के अगेंस्ट मैच में हमें क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए? तीनों बड़े प्लेयर्स को माइनस करते हुए आप समझते हैं कि हम नामीबिया, तो क्या हम फाइनल में भी पहुंच सकते हैं और फिर भारत के साथ टक्कर ले सकते हैं? देखिए, ये प्लेयर्स किसी काम के तो है नहीं, तो इतना अरसा हमने इनको टेस्ट करके देख लिया है। मुझे ये लगता है कि हम जो बात करते हैं ना बड़े प्लेयर, इंडिया इन बड़े प्लेयर्स वाली पॉलिसी से निकला है, तो इंडिया की टीम आज यहाँ पे है। पिछले साल 1.5 साल में जीते हैं। आप देखें, रोहित शर्मा ने चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, T20 वर्ल्ड कप जिताया, उन्होंने कहा थैंक यू सो मच फॉर योर सर्विसेज एज कैप्टन। अब हम फ्यूचर को देख रहे हैं, उन्होंने शुभमन को कप्तान बनाया, T20 में शुभमन को बनाया, उसकी परफॉर्मेंस नहीं थी, उन्होंने उसको बाहर कर दिया। इस वक्त जायसवाल की जगह नहीं है, केएल राहुल, ऋषभ पंत, यूजी चहल, मैं आपको एक लंबी लिस्ट बता सकता हूं जिनकी जगह नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बड़े नामों पे नहीं, वो अपनी टीम की रिक्वायरमेंट की बेस पे टीम बनाते हैं। हमारे यहाँ क्या है जी, ये कि क्वीन है, ये फ्ला है, ये डिमकान है, कि ये कुछ नहीं है, बस ऐसे ही वो। बट हम ये कहते हैं कि भारत खेल को सियासत से जोड़ता है, असल में तो हमारा खेल इस वक्त सियासत का शिकार हो चुका है, हमारी टीम सियासत का शिकार हो चुकी है। बहुत शुक्रिया अहमद कुरैशी, आप हमारे साथ मौजूद थे और हम उम्मीद करते हैं नामीबिया ही नहीं बल्कि भारत के साथ भी जो फाइनल हो हम उसको जीत पाएँ। अगर इन 3 प्लेयर्स को साइड पर करने से हमारी टीम का फ्यूचर बनता है या हमारी टीम अच्छे से परफॉर्म कर पाती है, तो हमारे लिए बड़ा खुशाइंद होगा। हमें बड़े नामों के साथ नहीं बल्कि उन प्लेयर्स के साथ जिनकी टीम के अंदर जगह मौजूद है और जो परफॉर्म करके दे रहे हैं, उनकी ज़रूरत है। बिल्कुल उनकी ज़रूरत है और उम्मीद करते हैं कि नामीबिया के खिलाफ हम ये मैच जीतेंगे। तब्दीलियां जो इस वक्त होनी चाहिए, बेंच स्ट्रेंथ को इस्तेमाल किया जाना चाहिए, एक बार फिर से कम बैक करें, क्योंकि तारीख रही है हमने माइनस से शुरू किया
हारते हुए शुरू किया, उसके बाद फिर वर्ल्ड कप भी अपने नाम किया, तो उस वक्त उसके बाद फिर हम खौफ बन गए। जी हाँ, तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह का रिवाइवल हम कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर हम बात करेंगे वज़ीर आज़म के दौरे ऑस्ट्रिया की। उसके बाद वो लंदन पहुंच चुके हैं और एक बहुत ही अहम दौरा उनका अमेरिका का भी होने जा रहा है। एजेंडा क्या है, मुलाकातें किससे हुई, क्या अहवाल है, एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदेद कहते हैं नाजरीन, और अभी बात करते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की, जो दौरा ऑस्ट्रिया मुकम्मल करके लंदन पहुंच चुके हैं और वज़ीर आज़म वस्ते लंदन में अपनी रिहाइशगाह पर दौरान क़याम मतलब वहाँ पर क़याम के दौरान कुछ अहम मुलाकातें भी करेंगे। लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जो इम्पॉर्टेंट दौरा है वो लंदन से उनका अमेरिका जाना है, जिसमें वो बोर्ड ऑफ पीस की अहम इजलास के अंदर शिरकत भी करेंगे। बहुत कुछ होने जा रहा है इसके अंदर, लेकिन ऑस्ट्रिया के दौरे के ऊपर हम सबसे पहले बात करेंगे कि वो कितना कामयाब रहा। बिल्कुल, बहुत ही ज़बरदस्त ये दौरा था। लगभग 3 दहाइयों के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर से मुलाकात हुई है और जो एलामिया जारी हुआ है उसमें वफाकी चांसलरी पहुंचने पर वज़ीर आज़म का एक तो आप मनाज़िर भी देख रहे हैं, इस्तकबाल हुआ। चांसलर स्टॉकर ने कहा कि शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। उनके पुरतपाक इस्तकबाल के साथ साथ जो दोनों रहनुमा हैं उनके दरमियान महदूद सतह की मुलाकात भी हुई। इसके बाद वफूद की सतह पर जो मुज़ाकरात हुई है बहुत ही मुतासिरकुन जो गुफ्तगू थी, एक तो जर्मन में गुफ्तगू की गई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से, और तिजारत, सरमायाकारी, सयाहत, तालीम, IT के साथ साथ सेहत और दीगर जो शोबे हैं उसमें ताउन पर भी हमने देखा इत्तेफाक पर बात। बिल्कुल जी, इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया है। वज़ीर आज़म ने यह कहा है कि GSP+ के लिए हिमायत पर शुक्रगुजार हैं। ताल्लुकात की मजबूती के लिए ऑस्ट्रियन चांसलर की दिलचस्पी पर भी वो खुशी का इजहार कर रहे थे। तो हमारे साथ डॉक्टर शबीर अहमद साहब, माहिर आलमी अमूर मौजूद हैं। वेलकम टू शो कहेंगे डॉक्टर साहब आपको, और आप ही से जानेंगे, एक तो वो 3 दहाइयों के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सब कहते हैं कि मैं जवानी में आया था ऑस्ट्रिया, और अब जवान तो खैर अब भी वो हैं माशाल्लाह से, लेकिन 3 दहाइयों के बाद इस दौरे की अहमियत वैसे भी बढ़ जाती है। और फिर जिस तरह से इलाकाई हदूद पर और मुआशी सतह पर भी सोचा जा रहा है कि ताल्लुकात बढ़ाए जाएँ, और जिस तरह का उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, लगता है कि ऑस्ट्रिया इंशाल्लाह जल्द ही पाकिस्तान के अंदर मौजूद होगा और पाकिस्तान के अंदर जो अपनी इन्वेस्टमेंट और अपने आप को यहाँ पर अपने नए मौके जो है वो तलाश करने की कोशिश करेगा। आप इस दौरे को किस तरह से लेते हैं? आपने बिल्कुल सही फरमाया कि इतने तवील अरसे के बाद नवाज शरीफ उस प्राइम मिनिस्टर थे इनके भाई 1992 में जब वो दौरा, और उसके इतने अरसे डेकेड्स के बाद ये दौरा बड़ी अहमियत का हामिल है। एक हवाले से जैसे अभी आपने कहा कि उनको यहाँ मौका मिलेगा आने का, देखें अप्रैल के एंड में ना जो लास्ट वीक है वो पाकिस्तान में यूरोपियन यूनियन एक बहुत बड़ा एक इवेंट करने जा रहा है। वो पाक EU बिजनेस फोरम है जिसमें यूरोप के दीगर ममालिक भी आएंगे, और उसका मकसद यही है जो आपने बयान किया कि जो पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ हैं ट्रेड के हवाले से, एग्रीकल्चर में ख़ास तौर पे, एनवायरनमेंट में, और जो मुख्तलिफ शोबे हैं उनके हवाले से तो ये दौरा एक तो उसकी भी एक कड़ी है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो यूरोपियन ममालिक हैं वो अप्रैल में पाकिस्तान आएँ और EU और पाकिस्तान मिल के उसको होस्ट कर रहे हैं। तो गोया एक नई ओपनिंग कह लें। और फिर दूसरा, आप मशरक़ी यूरोप के ममालिक, मगरबी यूरोप के ममालिक के बारे में तो हम सुनते रहते हैं, और देखें ये सेंट्रल यूरोप का एक बड़ा अहम मुल्क है, लैंड लॉक्ड मुल्क है, लेकिन इसके चारों तरफ आप देख लें कि यूरोप के जो बड़े ममालिक हैं जी, जैसे जर्मनी भी है और बाकी जो आप कह लें कि सल्वेनिया है जैसे और ममालिक हैं वो हैं। तो गोया पाकिस्तान ने जिसको कहना चाहिए ना कि इनरोड बिल्कुल सेंट्रल यूरोप में जाके अपने जो मामलात हैं और ताल्लुकात हैं, और ख़ास तौर पे आप देखें ये दौरा, वैसे तो आपने सही कहा कि क्रिश्चियन जो वो हैं उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी दावत पे ये हुआ है, लेकिन वहाँ एक अहम आप कह लें जो डेवलपमेंट थी वो यूनाइटेड नेशंस का एक इनिशिएटिव है जिसमें वो ग्लोबल पीस और ग्लोबल सिक्योरिटी और ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी की बात करते हैं जी। वो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक प्रोग्राम और प्रोजेक्ट है। अब देखिए यहाँ एक जो सबसे बड़ी आप कह लें जो डेवलपमेंट हुई है वो यही कि वहाँ ये बात हुई कि पाकिस्तान ये जो यूनाइटेड नेशंस का रोल है जी और किरदार है इंटरनेशनल पीस में, इंटरनेशनल प्रॉस्पेरिटी में, ये जो डेवलपमेंट्स हैं ग्लोबल उनमें वो बड़ा अहम है। और पिछले कुछ अर्से में बहुत ज़्यादा उसमें इजाफा हुआ है, एक्नॉलेजमेंट पाकिस्तान की वो हम देख रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर। लेकिन ये टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है डॉक्टर साहब, ये भी हमें देखना होगा। यूरोपियन यूनियन के साथ अभी हाल ही में जो भारत का मुआहिदा हुआ है उससे तारीख़ी मदर ऑफ ऑल डील्स या एग्रीमेंट कहा जा रहा है,
क्योंकि इस वक्त यूरोप की अमेरिका से नहीं बन रही, अमेरिका सब पे टैरिफ लगा रहा है, तो वो भी दूसरी ऑप्शंस देख रहे हैं और भारत ने भी कोशिश की है। तो हमें भी यकीनी तौर पे इस मौके का फ़ायदा उठाना है कि हम कहीं तन्हाई का शिकार ना हो जाएं। तो इस मामले में, इस तनाजुर में ये कितना साजगार साबित हो सकता है। फिर आते हैं दीगर जो इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म की मसरूफियात बढ़ने जा रही हैं। आपने बड़ी अहम बात की। देखें, टैरिफ की जो पॉलिसी है ना, ट्रम्प की जो पॉलिसी है टैरिफ्स के हवाले से और जिस अंदाज से वो यूरोप को और बाकी ममालिक को डील कर रहा है, इसके बिल्कुल बरअक्स जो है वो जिसको आप कहते हैं कि वो जो GSP प्लस जो है कि जनरलाइज्ड वो प्रेफरेंस सिस्टम्स यूरोप ने दिया है। अच्छा, यूरोप की जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, ये वो वाहिद प्रोग्राम है जिसके तहत वो ये नहीं चाहते कि कोई जो बाकी ममालिक हैं या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो को रेसिप्रोकेट करें। उस हवाले से वन साइडेड इनिशिएटिव है और यूरोपियन कंट्रीज़ का कि नहीं, इन ममालिक को भी साथ लेके आगे चलना है। इन ममालिक को ट्रेड के हवाले से हमारे ताल्लुकात आमतौर पे हम सिफारती और सियासी और बाज़ बल्कि वक्ती कह लें जी। ये मैं कहूँगा कि जो ट्रम्प की जो पॉलिसी है उसके बिल्कुल बरक्स और पाकिस्तान उसका पार्टनर बनने जा रहा है और मेंबर बनने जा रहा है, तो मैं कहूँगा कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान एक गेटवे के तौर पे यूरोप और सेंट्रल यूरोप के ममालिक के लिए, और जैसे यहाँ पे अप्रैल में जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जो बिजनेस फोरम की जी, और फिर पाकिस्तान के लिए जो नए नए एवेन्यूज़ जो हैं। बिल्कुल। देखें, अब एक बात ये हो रही थी कि ये जो पीस बोर्ड है जिसमें अभी जी, शहबाज शरीफ साहब आप फरमा रहे हैं कि लंदन से वो जाएंगे, 19 को पहले मीटिंग होने जा रही है, उनकी मीटिंग होने जा रही है, तो यहाँ तासुर ये बन रहा था कि शायद ये जो बोर्ड है ना जो गज़ा के हवाले से इसमें जिन ममालिक ने शिरकत की है, तो शायद ये कोई एक एंटायर एक यूनाइटेड नेशंस एक पैरेलल एक बॉडी उसकी बात की जा रही थी। लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का जो विजिट और जिसमें वहाँ जो बातें हुई हैं उसका मतलब ये है कि पाकिस्तान जो यूनाइटेड नेशंस हैं और ये जो ममालिक हैं UN के, उनके शाना बशाना खड़ा है। और जो चार्टर है UN का, यानी वो UN को ही एक रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं कहूँगा कि ये सियासी एतबार से भी, सिफारती एतबार से भी, फिर कारोबारी एतबार से। अच्छा, हम थोड़ा सा कारोबारी अगर एतबार से आपसे जानना चाहें, क्योंकि ऑस्ट्रिया का दौरा अगर 3 दहाइयों बाद हो रहा है, तो वैसे भी हमारे मुल्क का, हम वैसे सियासी और अस्करी तौर पर हम काफ़ी मुस्तहकम हैं। हम अपने मुआशी मामलात अगर देखें तो अभी भी काफ़ी हम वो पाकिस्तान जो है वो एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है, स्ट्रगल करता हुआ हमें नज़र आता है। तो अगर हम मैशत के हवाले से देखें तो हमें उसको भी मुस्तहकम होते हुए हमारा ख्वाब है कि हम देख पाएँ अपनी ज़िंदगी में, अपनी होश के अंदर। तो अगर ये जो मामलात अभी दूसरे ममालिक से तय हो रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि ऑस्ट्रिया के पास हमें कौन सी ऐसी ऑफर्स हो सकती हैं जो हमारे पास हो, या अंदर की कोई ऐसी खबर आपके पास हो कि कोई ऐसे मुआहदे हुए हैं या कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान आएगी या पाकिस्तान वहाँ पर जाकर कोई ऐसा बिजनेस या कारोबार करने जा रहा है? किन शोबों के अंदर आप समझते हैं कि आपस में कोई जॉइंट वेंचर हो सकता है या कोई तबादला हो सकता है? अच्छा देखें, वैसे तो आप देखें ऑस्ट्रिया जो है ना 1 करोड़ के करीब भी नहीं है, 9 मिलियन के करीब वो मुल्क है, लेकिन उनकी जो GDP आप देखें वो पाकिस्तान से भी 2 गुना ज़्यादा है, कुछ $700 बिलियन आप कह लें के करीब जो है। फिर जो पाकिस्तान में मौके हैं, जैसे अभी बात हो रही थी ऑस्ट्रिया की, एक और मैं आपको यूनिक जो है बयाना की जी, देखिए वहाँ जाना एक सिंबॉलिक भी है। ये एक उस तरह का मुल्क है जैसे आप स्विट्ज़रलैंड या जेनेवा या ड्योस की आप बात सुनते हैं कि एक न्यूट्रलिटी कि यूरोप और बल्कि पूरी दुनिया के जो सिफारती आप कह लें मामलात हैं, मेजर कन्वेंशंस हैं, मेजर UN की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन ऑर्गेनाइजेशंस की मीटिंग्स हैं, उनके जो वहाँ मामला तय होते हैं, तो ये हब है। अब पाकिस्तान ने अब इस चीज़ को भी इंश्योर किया है कि पाकिस्तान वहाँ जितनी UN बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ पाकिस्तान के रवाबत मज़ीद बढ़ेंगे इस दौरे के बाद। आपने सही फरमाया कि जो पोटेंशियल है, यानी सियाहत के हवाले से बात हुई है, तालीम के हवाले से बात हुई है, सेहत के हवाले से बात हुई है, फिर ख़ास तौर पे टेक्सटाइल का जो शोबा है पाकिस्तान का, और फिर एग्रो यानी जिसको एग्री बेस्ड आप कह लें। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, यहाँ पे बड़ा पोटेंशियल है कि और ममालिक के लोग आएँ यहाँ पे
फिर इन्वेस्टमेंट के हवाले और इन तमाम जो पोटेंशियल हैं उनका फ़ायदा उठाया जाना चाहिए। और जो आप कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं उसमें भी उम्मीद करते हैं कि बहुत सी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान से आएगी, लेकिन अंदर भी हालात ठीक करने होंगे, साजगार बनाने होंगे। जो हमारे इन्वेस्टर हैं उनको भी एतमाद उनका भी बहाल करने की ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, 2-3 चीज़ें हैं जिसमें मैं जानना चाहूँगा आपकी राय, क्योंकि वक्त की कमी है। एक तो ये कि बोर्ड ऑफ पीस के अंदर पाकिस्तान का किरदार कितना मौसर हो सकता है। हम किसी दबाव में ना आए, हम किसी की खुशनुदी के लिए अपने जो उसूली मौक़िफ़ है और जो कुर्बानी है गज़ा की आवाम की, उनको कॉम्प्रोमाइज़ ना होने दें, क्योंकि वो शैतान आलमी मुजरिम जो है वो भी उस बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बन चुका है। नेतन्याहू की मैं बात कर रहा हूँ। तो कितना हमें संभल के फूंक फूंक के कदम रखना होगा अपने फोर्सेस को भी या डिप्लॉय करने के लिए, बाकी मामला भी। दूसरी चीज़ फिर लास्ट थी, बांग्लादेश में आज तकरीबन हल्फबर्दारी भी है और एहसन इकबाल साहब जा रहे हैं। ये 2 चीज़ों पर अगर आप रोशनी डाल सकें। देखें, सबसे बड़ी बात तो ये कि पाकिस्तान का जो किरदार है गज़ा के हवाले से उसको तस्लीम किया गया है। और आपने देखा शुरू में तो बात होती थी कि इनको मिसप्लेस करें यहाँ से, इनको निकालें यहाँ से, कहीं और जाके आबाद करें। पाकिस्तान डटा रहा इस मौके पे कि ये फलस्तीनियन की सरजमीन है, उन्हें वहीं रहना है। तो ये मौक़िफ़ पाकिस्तान का माना गया है। फिर सीज़ फायर के हवाले से देखें, इसराइल को रोकना और बाज रखना, उसमें पाकिस्तान का एक बड़ा अहम किरदार है। और आगे जो भी पीस प्रोसेस बढ़ेगा उसमें पाकिस्तान का मेजर रोल होगा इंशाल्लाह। आपने बांग्लादेश की बात की, देखें बांग्लादेश में भी आपने देखा कि जो माजी में हुकूमत रही हसीना वाजिद की, अच्छा वो उनका स्टांस हमेशा प्रो इंडियन रहा। पाकिस्तान एक खामखा की आप कह लें, उन्होंने एक रिफ्ट क्रिएट की हुई थी पाकिस्तान के साथ। वहाँ पर रेवोल्यूशन आया, अब तब्दीली आई, इलेक्शंस के ज़रिए एक ऐसी हुकूमत बनी है जो माजी में भी खालिदा जिया का अगर आप दौर देखें पाकिस्तान के हवाले से, वो दौर ऐसा रहा है जिसमें पाकिस्तान के मामलात और ताल्लुकात बेहतर हुए हैं। अब तारिक रहमान उनके बेटे, उनके भी बयान से यही लग रहा है कि वो कम से कम ये नहीं होगा कि उनका टिल्ट इंडिया की तरफ होगा, एक बैलेंस फॉरेन पॉलिसी, बल्कि इंडिया की इन्वेस्टमेंट तो लेगेसी ज़ाया हो गई। एग्जैक्टली। आप देखें पाकिस्तान के लिए मैं कहता हूँ ये एक सी चेंज, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है कि ये वो मुल्क जो कभी हमारा हिस्सा हुआ करता था, फिर बाद में इंडिया की ही मुदाखलत से आप देख लें। अच्छा, लेकिन ये जब इलेक्शंस हो रहे थे, अभी होने थे, बल्कि मोदी की जो के बयानात थे वो चाहते थे कि वो, और बयान भी ऐसा ही था कि बीएनपी को आना चाहिए, नेशनल पार्टी को आना चाहिए और वही बेहतरीन ऑप्शन है। जमात इस्लामी को डिस्करेज किया जा रहा था और भारत के अंदर तो बल्कि गालियों से नवाजा जा रहा था जमात इस्लामी को और उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। बीएनपी से उनको क्या फ़ायदा हासिल है, क्योंकि एक न्यूट्रल पार्टी है जो कि अपने अवाम के मंशूर को लेकर आई है, अवाम के फ़ायदे के लिए आई है, तो फिर उससे भारत को या मोदी सरकार को क्या फ़ायदा हासिल है? देखें, उनको तो ये तो आइडिया था ना कि हसीना वाजिद तो नहीं आने लगी, जो वहाँ एक सिचुएशन बनी थी उसके हवाले से। अच्छा, ममालिक जो हैं फिर वो स्ट्रेटेजिक पोजीशन लेते हैं, उनको आइडिया था कि ये पावर में आ रही हैं। ये ज़रूर है कि आपने देखा कि वहाँ जो मजहबी फोर्सेस थी, एक तो वो यूनाइटेड नहीं थी जिस तरह से बाकी आप कह लें। अब जो ये बीएनपी जिसको आप कह रहे हैं, इनकी जो अक्सरियत है वो 2-3 अक्सरियत हो गई इनको पार्लियामान। जी हाँ। अच्छा, इसका मतलब ये है कि वो जो प्लान देना चाहेंगे, सियासी हो, वो माशरती हो, वो मुआशी हो, दिफाई हो, खारजा ताल्लुकात के हवाले से हो, मुझे लगता है ये कि एक स्टेबल एक बांग्लादेश जो है ना वो उभरने जा रहा है। और पाकिस्तान मैं कहूँगा कि इंडिया की निस्बत बांग्लादेश का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर होगा। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ेंगे, लोग यहाँ से जाएंगे, फिर इन्वेस्टमेंट। देखिए, हमारे यहाँ लोग कहा करते थे कि यहाँ से बिजनेस वहाँ शिफ्ट हो रहा है। जी, हमारी लोग दुनिया का बड़ा दूसरा एक्सपोर्टर है टेक्सटाइल सेक्टर में। तो मैं कहूँगा कि पाकिस्तान के लिए तिजारती हवाले से भी बेहतर हालात होने जा रहे हैं, सियासी हवाले से भी, दिफाई हवाले से। तब्दीली भी डॉक्टर साहब हम देख रहे हैं कि इससे पहले जो यात्रा होती थी शेख हसीना वाजिद, जब से उनकी रजीम आई थी, भारत का रुख किया जाता था क्योंकि आशीर्वाद वहीं से होती थी, मैनिपुलेशन वहीं से होती थी। इस बार सुनने में आ रहा है कि पहला जो दौरा होगा तारिक रहमान साहब का वो चाइना का होने जा रहा है। तो ये भी एक और खदशा है, एक और बुखलाहट, एक और परेशानी भारत के लिए दर्द सर हो सकता है। और नया जो नेटो मुस्लिम इत्तेहाद बन रहा है, मुमकिन तौर पर उसके अंदर भी पाकिस्तान, सऊदी अरब तो पहले ही हैं, उसमें शायद बांग्लादेश और टर्की भी आ जाएं, तो फिर दुश्मनों के लिए और बड़ी परेशानी। बल्कि सबसे बड़ी अहम बात यह है कि ज़ाहिर इनके जो आप कह लें ज़ियाउर रहमान, जब वो पहले तो वो रहे, उनकी बेटी आई खालिदा, फिर ये उनका बेटा है। अच्छा, बांग्लादेश हमेशा एक्सपोर्टर रहा है, बड़ा स्ट्रॉन्ग है, कह लें कि सार्क के हवाले से। जी, उसको भी रिवाइव करने बात। अच्छा, उसने बात की है उसको रिवाइव करने की। इंडिया हमेशा रुकावटें डालता रहा है। तो मुझे अब लग रहा है कि जो हमारे रीजनल अलायंसेस हैं ना, वो भी बढ़ेंगे, बेहतर होने जा रहे हैं। चाइना के साथ जैसे बांग्लादेश के ताल्लुकात हो सकते हैं आगे, फिर वो शंघाई कॉन्फ्रेंस के हवाले से। बिल्कुल।
दूसरे मानों में इंडिया को हम घेरने जा रहे हैं अब इंशाल्लाह वो जो इंशाल्लाह। हाँ 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, अब वो आज़ादी की तहरीकें जोर भी पकड़ रही हैं, हम देख रहे हैं कर्फ्यू लगा हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि भारत के जो खदशात हैं वो दुरुस्त साबित होंगे। उनकी इन्वेस्टमेंट तो जाती रही, ज़ाया हो गई अब तक की, और अब बेहतरी का बांग्लादेश की आवाम के लिए उम्मीद करते हैं कि जो नई बनने वाली हुकूमत है वो डिलीवर कर सके और पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं उसमें भी बेहतरी आ सकेगी। थैंक यू सो मच बहुत शुक्रिया डॉक्टर शबीर अहमद साहब आपकी आमद का। और आज बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के तारिक रहमान वज़ीर आज़म का हल्फ भी उठा लेंगे और वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ढाका में तकरीब में शिरकत भी करेंगे। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप कहीं मत जाएगा, दीगर हम इशूज़ होंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक। और हमेशा की तरह आज भी हम आपको मिलवाएंगे पाकिस्तान के एक बेटे से, एक नौजवान से जिसने मेहनत से, मुस्तकिल मिजाजी और लगन से खुद को मनवाया है, और एक आम नौजवान से मिस्टर पंजाब और फिर मिस्टर पंजाब से मिस्टर पाकिस्तान तक का सफ़र किस तरह से तय किया इन्होंने, ये इन्हीं से जान लेते हैं। बिल्कुल जी, मुबश्शिर मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने ये साबित किया है कि अगर इरादे मजबूत हों तो मंजिल खुद ब खुद रास्ता बना लेती है। पंजाब भर से 90 से ज़ायद तनसाज़ों के दरमियान सख्त मुकाबले के बाद कौमी एजाज़ात के हामिल मुबश्शिर मुस्तफ़ा ने मिस्टर पाकिस्तान का एजाज़ अपने नाम किया। पूरे पाकिस्तान से लोग शामिल थे उसके अंदर। तो हम मुबश्शिर मुस्तफ़ा से जानेंगे, वेलकम टू शो कहेंगे मुबश्शिर। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक। पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद हमारी पूरी टीम, हमारे पूरे चैनल की तरफ से आपको। और उसके बाद बताइएगा कि ये सफ़र, जिस तरह से जुनेद भी आपसे पूछ रहे थे कि पहले मिस्टर लाहौर, फिर मिस्टर पंजाब और फिर मिस्टर पाकिस्तान, एक लंबा तवील सफ़र रहा या फिर कुछ ही सालों के अंदर आपने ये मकाम हासिल किया? इसकी बेसिकली साल की मेहनत है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 1 साल की मेहनत है या 2 साल की है, ऑलमोस्ट 15 साल का ये सफ़र है। अच्छा, प्रोफेशनली 5-7 साल से पिछले इसको मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 2024 में जैसा कि मिस्टर लाहौर का टाइटल मैंने विन किया, उसके बाद पंजाब की ख्वाहिश हुई, ठीक है। उसके लिए फिर मोटिवेशन ज़्यादा हो गई कि मिस्टर लाहौर का टाइटल आ गया, अब पंजाब के लिए तैयारी की जाए। तो उसमें फिर मोटिवेशन का लेवल जो सा बढ़ गया और तैयारी अच्छे से पहले से ज़्यादा बेहतर हुई। मिस्टर पंजाब का टाइटल अल्लाह ताला ने नसीब फरमाया। अच्छा, ये लगातार 3 सालों में 3 टाइटल आपने हासिल किए? हाँ। अरे वाह, 24, 25, 26। 25 में मिस्टर पंजाब, फिर रमज़ान की वजह से उन्होंने जल्दी करवा दिया मिस्टर पाकिस्तान का। अरे वाह, ठीक है। फिर उसके बाद मिस्टर पाकिस्तान का था ख्वाहिश के मिस्टर पाकिस्तान भी हो जाए। तो पाकिस्तान का जो सा लेवल था वो ज़रा हाई था, टफ था। उसमें एथलीट, उसमें KPK है, उसमें बलूचिस्तान है, उसमें सिंध है ना, तो वहाँ पे तो सारे चीते पहुँचे हुए होंगे। तो पंजाब के लेवल और था, लेकिन पाकिस्तान का तो बहुत टफ था। उसमें इंटरनेशनल प्लेयर कुछ पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो उसमें जो सी कंडीशन थी पहले दिन वो बड़ी टफ थी। अच्छा, आपको वो क्या चीज़ थी जिसने आपको सबसे नुमायां किया? और टफ तो जिस तरह आप बता रहे हैं, एक तो ये भी बताएगा कि किस किस कंटेस्टेंट्स को देखे आपको लग रहा था कि यार ये सख्त मुकाबला देगा, और फिर आपको एज किस चीज़ का हासिल हुआ? बेसिकली एक तो पुराने एथलीट थे, बहुत ज़्यादा पुराने एजेड थे, वो बार बार कम्पीट करते आ रहे थे काफ़ी साल से, और मेरा कंटिन्यूसली जो सा था वो 3रा साल था। अच्छा, अब उनको देख के मैं थोड़ा सा इम्बैलेंस ज़रूर फील किया। ऊपर से मेरे वेट जो सा था वो कम था, 75 kg। लेकिन अब जो मुझे एज मिला वो मेरे स्पिटरी में बॉडी बैलेंस थी, ठीक है, परफेक्शन। एक एक मसल मेरा जो सा नुमाया था, नेक से लेके और काफ तक, ठीक है। जजेस के लिए एक बहुत बड़ा ये फैसला करना मुश्किल हो चुका था कि एक तरफ 100 kg का लड़का खड़ा और एक तरफ 75 kg का। क्लास तो मैंने विन कर ली, ओवरऑल जो सी टाइटल फाइट थी उसमें 90 kg के भी लड़के हैं, 100 kg। ओवरऑल जो होती है उसके अंदर वेट को कंसीडर नहीं किया जाता? नहीं किया जाता। अच्छा, वहाँ पे जो सा मुकाबला टफ हो चुका था जजेस के लिए कि 75 kg को कैसे पाकिस्तान का टाइटल दिया जाए। यहाँ पे तो लोग देखते हैं कि बड़े मसल हो, बड़ा वेट। अच्छा, हम बताइएगा कि 90 कंटेस्टेंट थे इसके अंदर और इन 90 को हराने के बाद आपने ये टाइटल जीता है। आप बता रहे थे कि बहुत लंबा अरसा लगा आपको यहाँ तक पहुँचने में, भी 15 साल तकरीबन। बिल्कुल। तो 15 साल से आप इसमें स्ट्रगल कर रहे थे। उससे पहले भी कुछ आपके अपने जो इवेंट होंगे, जो आप अकेडमी सतह पर होंगे या जहाँ पर आप ट्रेनिंग कर रहे थे उसकी सतह पर भी होंगे, जिनमें आप विन करते करते ऊपर आए होंगे। वो जर्नी हमारे साथ शेयर कीजिएगा और कितनी मुश्किलात भी इसके अंदर आई। इसमें यह है कि यूनिवर्सिटी लेवल पे, यूनिवर्सिटी से UCP से मैंने स्टडी की है। अच्छा, तो वहाँ पे स्पोर्ट्स बेस पे मैंने इस पर पार्टिसिपेट किया। फिर उसके बाद लोकल कंपटीशन, ठीक है, उसमें काफ़ी स्ट्रगल की लेकिन अच्छी पोजीशन नहीं अचीव कर सका। फिर उसके बाद इसमें मेरे टीचर हैं यासर अली, ठीक है,
तो उन्होंने आपके इसमें कोच बड़ी भी हैं? कोच भी, अच्छा, तो मेहनत सारे करते हैं, ठीक है। सही मेहनत जो सी है सही मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत ज़रूरी है। उन्होंने फिर अच्छे से मुझे गाइडलाइन दी, ठीक है। वो सियालकोट से बिलोंग करते हैं, ऑनलाइन हमारा कॉन्टैक्ट रहा है, अच्छा, ऑनलाइन समझाते रहे? ऑनलाइन समझाते रहे, उनकी प्रॉपर गाइडलाइन जो सी मैंने फॉलो की, फिर इस मुकाम तक पहुंचा। तो उनकी बहुत, उन्होंने मुझे पुश किया कि यार तेरे अंदर ये क्वालिटी है, ठीक है, मेहनत मैं बताऊंगा कैसे करनी है, ठीक है, और आपने सिर्फ बात माननी है मेरी, जबरदस्त। जैसे जैसे मैं कहता रहूँगा आपने उसको फॉलो। तो वो जो टिप्स उन्होंने बताए हैं आपको, हमारे बच्चों को भी बताए ना कि वो क्या राज की बातें थी, क्या डिसिप्लिन है, क्या डाइट है, कितने घंटे का वर्कआउट है, किस तरह से डिसिप्लिन में लाना है। सबसे पहली बात है सब्र, ठीक है, तहम्मुल, शॉर्टकट नहीं लगाना, शॉर्टकट नहीं लगाना, डाइट, ठीक है, डिसिप्लिन, अपना वर्कआउट है दिल लगा के, ठीक है, ईमानदारी से करना है। सबसे इसमें बात आ जाती है ईमानदारी खुद के साथ। देखिए मेरे सर पे नहीं थे, ऑनलाइन करते रहे, उनको तो नहीं पता मैं गलत कर रहा हूँ सही कर लेकिन रहा हूँ, आपने फॉलो किया उनकी बिल्कुल बात को। शॉर्टकट नहीं अपनाया। जो डाइट प्लान उन्होंने मुझे कहा कि इतना चिकन आपने इंटेक करना है, इतना राइस इंटेक करने है, वो उसी तरह मैं करता रहा। साल्ट मैंने ड्रॉप किया, ठीक है, ऑयल बिल्कुल ड्रॉप किया, शुगर बिल्कुल उसको ड्रॉप किया। फिर उसके बाद जो वर्कआउट उन्होंने बताया, सुबह मॉर्निंग में इतने घंटे करना है, ये ट्रेनिंग करनी है, फिर शाम को ये वर्कआउट करना है, तो उसको फॉलो करते हुए ईमानदारी के साथ फिर मुझे ये एहसास हासिल हुआ। बहुत ही मुबारकबाद एक बार फिर से हमारी तरफ से, और हम उम्मीद करते हैं फ्यूचर के लिए ढेरों चमकते रहेंगे। बहुत सारी दुआएं आपके लिए, और इसी तरह से आप दिल लगाकर जमकर अपने आप को मनवाते रहिए। अब तो ये ख्वाहिशात है कि इंटरनेशनली कम्पीट करें इंशाल्लाह, हमारी बहुत सारी बेस्ट विशेज हैं आपके लिए। और उन लोगों के लिए ये मैसेज है जो कि नए नए बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं और शॉर्टकट का एक तरीका अपनाते हैं, स्टेरॉइड्स या कोई इंजेक्शन लगा के। मेहनत से ही होगा, 15 साल की जर्नी है, उसके बाद फिर और भी बहुत कुछ मिलने वाला है, लेकिन मेहनत के साथ। बिल्कुल जी। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे दीगर हम इश्यूज होंगे ब्रेक के बाद। से वेलकम बैक। और एक बहुत ही मुकद्दस माह जिसके अंदर हम अपने रूह को दोबारा से रिवाइव करते हैं, उसके अंदर बेहतरी लेकर आते हैं, तो बातनी के साथ साथ जो ज़ाहरी सेहत है या खूबसूरती है उसके लिए भी तो एहतमाम होना चाहिए शायद। बिल्कुल जी। और जहाँ पर आप एक रूहानी तौर पर अपने आप को अल्लाह के बहुत करीब करते हैं या रूहानी एतबार से अपने आप को बड़ा साफ़ करते हैं, तो वहीं पर आपको जिस्मानी तौर पर भी, फिज़िकली भी आपको उतना ही खूबसूरत और स्मार्ट नज़र आना चाहिए। रमज़ान आपको डिटॉक्स का महीना भी करार दिया गया है कि इसके अंदर आप अपने आप को पूरी तरह से फ्रेश कर सकते हैं और अपने अंदर से जो टॉक्सिन्स हैं उनको भी निकाल सकते हैं। तो उसके लिए फिर हमें सहरी और इफ्तार के अंदर जो दुरुस्त ग़िज़ा है उसका इंतखाब करना पड़ता है, और वो दुरुस्त इंतखाब हम किस तरह से करें, इसके लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं माहिर ग़िज़ाइयत ज़ोहा अकरम साहिबा। उन्हीं से जानेंगे कि आखिर हमारे इन तमाम मसाइल का हल क्या है और हम किस तरह से एक मुतवाज़न ग़िज़ा ले सकते हैं। वेलकम टू शो कहेंगे ज़ोहा अकरम आपको। आज आप माशाल्लाह से बहुत खिल रही हैं, बहुत खूबसूरत लग रही हैं, और हमारे शो को भी 4 चांद लगा दिए आपने। अब हम आपसे जानेंगे कि इफ्तार और रमज़ान की जो मुतवाज़न ग़िज़ा है, सहरी और इफ्तारी के अंदर हम क्या कुछ खा सकते हैं, और अगर जो बहुत शौकीन है फ्राइड चीज़ों के, वो कितनी क्वांटिटी रख सकते हैं, ये भी बताइएगा। लेकिन सबसे पहले सहर और इफ्तार का मेन्यू हम किस तरह से तरतीब दें। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। रमज़ान मुबारक की बस आमद है। रमज़ान की खुशबू हवाओं में हम सब महसूस कर रहे हैं। वो फ्लिस का मसाकीन का रिज़्क़ रसां है, तो जैसा 11 महीनों में कहाँ है। रमज़ान के बारे में प्यारे आका आका दो जहां मोहम्मद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा ढाल है और रोज़ेदार के लिए 2 खुशियाँ हैं, एक रोज़ा अफ्तार के वक्त और दूसरी क़यामत के वक्त अल्लाह ताला उसको जब सवाब देगा तो उसको रोज़े की खुशी महसूस होगी। और इसके अलावा रोज़ेदार के चेहरे से जहन्नुम की आग 70 साल की मुसाफत पर रहेगी। आपने पूछा कि रमज़ान में सहरी की डाइट क्या होनी चाहिए और इफ्तार में क्या कुछ होना चाहिए, तो सबसे पहले तो हमने मुतवाज़िन ग़िज़ा खानी है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को भी चूज़ करना है, प्रोटीन को भी चूज़ करना है, और कुछ हद तक फ़ैट्स को भी इस्तेमाल करेंगे। रमज़ान में मैं सहरी के लिए अलाउ करती हूँ कि आप देसी घी से बना हुआ आधी रोटी का पराठा इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ ढेर सारी वेजिटेबल से बना हुआ ऑमलेट का इस्तेमाल करें और लस्सी का इस्तेमाल करें जो कि योगर्ट से बनी हुई हो। यहाँ भी अर्ज़ करूँगी कि ग्रीक योगर्ट का इस्तेमाल करें, यानी कि मलमल से जो ढांपे हुए कपड़े से बनी हुई योगर्ट होती है जिसका शुगर कंटेंट पानी की वजह से ऊपर आ जाता है। इस ग्रीक योगर्ट के 10 चम्मच खाएं सहरी के अंदर। अच्छा, थोड़ा सा अगर आप इसको एक्सप्लेन कर दें, ये
कपड़ा जो आपने मलमल रखने की बात की है, ये क्या साइंस है, ये इससे क्या फ़ायदा घर होता है? में ख़वातीन को बहुत अच्छे तरीके से दही जमाना आती है, तो वो मलमल के कपड़े के ऊपर लगाकर इसको दही जमाती है, जिसकी वजह से शुगर कंटेंट जो है, अच्छा। पानी जब ऊपर वरना नहीं आएगा ऊपर। बिल्कुल वरना नहीं आएगा, अरे क्योंकि वाह। इसका पानी ऊपर आना जो है वो शुगर कंटेंट का ऊपर आ जाना है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि डायबिटीज़ के मरीजों के लिए, जबरदस्त। हार्ट डिजीज़ के लिए, हाइपरटेंशन के लिए बेहतरीन है। तो वो 10 पानी चम्मच उतार लेने दिया हैं। जाए? जी, वो पानी उसको उतार ड्रेन दिया कर जाए? दें, बिल्कुल उसको ओके। ड्रेन कर दें और उसके बाद इस दही का इस्तेमाल करें। प्रोबायोटिक्स से मुश्तमिल दही है और इसका गुड बैक्टीरिया को भी बढ़ाती है स्टमक के अंदर, स्टमक की बीमारियों के लिए बेहतरीन है। और हार्ट डिजीज़ के लिए मैंने बताया, हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स के लिए बताया, डायबिटीज़ के लिए बेहतरीन है। ज़रूर। अब आपने पूछा इफ्तार का, तो हमारे यहाँ तमाम दस्तरखान जो हैं इफ्तार में समोसे, रोल, कचौरी, पकौड़ों से भरे हुए होते हैं। तो यहाँ इसके पर बगैर एक तो छोटी सी इफ्तार का जो रुखसत- हमें मेन्यू है ना, मुकम्मल ही नहीं लगता। जी, वो मेन्यू फिर मुकम्मल नहीं होता। तो छोटी सी रुखसत अपने व्यूअर्स के लिए, अगर पकोड़े समोसे और रोल तो आपने नहीं खाने, कचौरी नहीं खानी, पकोड़े अगर खाने हैं तो बैंगन के, प्याज के, पालक के 2 पकोड़े सिर्फ 2 पकोड़े, और उसके साथ आप फ्रूट चाट लेंगे, दही फुल्कियाँ ले सकते हैं जिसके अंदर कुकम्बर्स, टमाटोज, अनियंस डालें, चना चाट का इस्तेमाल करें, उसके अंदर भी ढेर सारी वेजिटेबल्स का अगर आप इस्तेमाल डॉक्टर साहब करें। बुरा ना बनाए तो इनको 2 की बजाय 3 कर लें, वो ताकत में कहते हैं कि ज़्यादा मैं बेहतर तो बुरा नहीं बनाऊंगी, जब वेट बढ़ेगा तो फिर आप देखें ना, बुरा बनाएंगे। एक या 3 कर लेना आप, तो ताकत में हो जाएगा। आप मेरी तरफ से 8, 9, 10 भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छा। जब वजन बढ़ेगा तो फिर आप खुद बुरा बनाएंगे, मैं नहीं बुरा बनाऊंगी। फिर ठीक है, चलें। ठीक है। ज़बरदस्त। अच्छा, अब आपने कहा कि प्रोटीन, कार्ब्स और फैट भी, गुड फैट भी इसके अंदर आपने शामिल करनी है। अब इनके अंदर फैट कैसे आएगी इन तमाम चीज़ों के अंदर, और प्रोटीन कैसे आएगी? क्या मीट भी हमें साथ में ऐड करना पड़ेगा या फिर उसका कोई मुतबादिल ज़रिया हमें इस्तेमाल करना होगा? वो भी थोड़ा सा बता। अच्छा, इसमें देखिए फ़ैट जिन लोगों ने तो वज़न बढ़ाना है उनके लिए मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि वो क्रीम चीज़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ओके। और इसके अलावा पीनट बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह से तो फ़ैट आ गई। अच्छा, प्रोटीन का इस्तेमाल हम इस तरह से कर सकते हैं कि अफ्तार के वक्त फ़िश या फिर मटन का कबाब खा सकते हैं इफ्तार में, इस तरह हमारी प्रोटीन का हो गया। अच्छा, और दूसरा आपने कार्ब्स का बताया, तो कार्ब्स में बेहतरीन ये है कि ओट मील का दलिया, जिस तरह पहले भी शो में बताया था, तलबीना का इस्तेमाल सहरी के अंदर किया जा सकता है। ज़बरदस्त। मल्टीग्रेन ब्रेड का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, ब्रांड ब्रेड का भी इस्तेमाल किया जा सकता थोड़ा सा है। अगर आप इसको एलैबोरेट कर दें, तलबीना में क्या कुछ है? एक तो सुन्नत रसूल है, नो डाउट उसके बेशुमार फ़वाइद होंगे, क्या क्या उसमें शामिल होता है, इंग्रेडिएंट क्या है उसके? जी, जो जुनैद भाई, सिंपल जौ का दलिया है, जिसको जौ को पानी दूध के अंदर उबाल कर पकाना है, उसके अंदर अपने फेवरेट आलमंड, कैशू नट्स, सेब, केला, इस तरह की फ्रूट्स डाल सकते हैं, और ड्राई फ्रूट्स, बिल्कुल, नट्स ड्राई वगैरह। फ्रूट्स, सेब, केला डाल सकते हैं। इसमें चिया सीड्स भी ऐड कर दें? बिल्कुल, चिया सीड्स भी ऐड अच्छा। किए जा सकते हैं, लेकिन चिया सीड्स को ऐड करने से पहले मैं ये कहूँगी कि उसको अच्छे तरीके से पानी के अंदर भगोकर स्वेल करके ओके। फिर उसको दरिए के अंदर डालें, क्योंकि अगर वो स्वेल नहीं होगा तो स्टमक के अंदर एलर्जी कॉज करेगा। अच्छा, अच्छा, वैसे इसका बेहतरीन तरीका, और रात को आप उसको जब अफ्तार के बाद या भिगो कर रख दें। तरावियों के बाद सोने लगे तो आप इन सारी चीज़ों को बाउल में डाल के आप उनको उसी वक्त बना कर रख दें, ताकि सुबह तक जब आपने सहरी करनी है तो उस वक्त तक वो तैयार बिल्कुल, हो, आपने तमाम दुरुस्त चीज़ें अच्छे कहा, से बिल्कुल, सोख हो बिल्कुल जाती हैं। इशार, आपने दुरुस्त कहा। जी। अच्छा, अब इन तमाम चीज़ों की क्वांटिटी कितनी कितनी रखें? ये ना हो कि हम तलबीना का इस्तेमाल करें तो इतना बड़ा बाउल भरा हुआ है हमने, और हम जनाब वो इतने सारे नट्स डाले हुए उसके अंदर, और हमने दूध इतने ज़्यादा मिकदार में डाला हुआ है, ओट्स इतने ज़्यादा है, तो उसकी क्वांटिटी भी तो हमें देखनी होगी, कितने कितने नट्स डाल सकते हैं, कौन कौन से नट्स हैं जो कि गुड फैट करते हैं, और फिर उनकी क्वांटिटी टोटल तलबीना की अच्छा, या अगर दलिये मैं की कितनी है? आलमंड्स के बारे में बात करूं तो पुट ओनली 5 आलमंड्स, पुट ओनली 5 आलमंड्स, और अगर मैं कैशू नट्स की बात करूं तो पुट ओनली 3, पीनट्स की बात करूं तो 2 to 3, ताकि एक ऐसा मुतवाज़िन बैलेंस डाइट बन जाए वो। और ओटमील का दलिया आप हाफ बोल इस्तेमाल करें सहरी में तो वो बेहतरीन रहेगा, और इसके साथ योगर्ट का इस्तेमाल 10 टेबलस्पून के साथ करें। सहरी में इसलिए लोडेड भी दे रही हूँ ताकि दिन भर, क्योंकि इतने घंटे का रोज़ा है, बेहतर तरीके से गुजर जाए। अच्छा, इसके अंदर जो है वो मैं तो वैसे यूज़ करती हूँ, जैसे पम्पकिन सीड्स होते हैं वो भी डाल लेती हूँ, सूरजमुखी के बीज छिले हुए होते हैं वो भी उसके अंदर डाल लेती हूँ, बनाना फ्रूट्स वगैरह भी सारे डाल लेती हूँ। तो इसके अंदर आप जितनी चीज़ें भी चाहें आप ऐड कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं है कि जी ये चीज़ इसके साथ ऐड ना करें। ये जो आपने पम्पकिन सीड्स की बात की, इसके अलावा आप अलसी के दाने, फ्लैक्स जी, सीड्स फ्लैक्स भी डाल सीड सकते हैं। भी, ये तमाम सेसमिन चीज़ें, सीड्स भी, ये कुदरत की अता हैं, इनके अंदर नेचुरल बेनिफिट्स हैं, और इनका इस्तेमाल वेट लॉस के लिए भी हेल्प करता है, हार्ट डिजीज़ के लिए भी हेल्प करता है, बीपी के अमराज के लिए भी हेल्प करता है, शुगर के अमराज के लिए भी हेल्प करता है,
बहुत सारे फ़वाइद हैं और जिसकी वजह से वेट रिड्यूस भी होता है, फ्लेक्स सीड्स की वजह से खास तौर पे, चिया सीड्स की वजह से खास तौर पे। और अगर आपको शुगर नहीं है तो हनी भी ऐड कर लें। शुगर नहीं है तो आप हनी भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और खजूर भी। शुगर के लेकिन मरीजों के लिए जुनैद भाई मैं कहूँगी कि सहरी से पहले आधा घंटा पहले वॉक लाजमी करें। अच्छा। आधा घंटा पहले वॉक लाजमी करें। जो नौजवान लोग हैं अफ्तारी के बाद वेट लिफ्टिंग करें आधे घंटे की, और आधे घंटे की वॉक अफ्तारी के बाद भी करें। शुगर के मरीज वेट लिफ्टिंग किस टाइम? शुगर के मरीजों के लिए किस टाइम पे वो? अफ्तारी के बाद, अफ्तारी के बाद, अफ्तारी ठीक के है। 1 घंटे के बाद। ओके। अच्छा, अब ड्रिंक्स पे आ जाते हैं। डाइट तो हमने देखी कि हमें क्या कुछ खाना चाहिए। ड्रिंक्स के मामले में हम बहुत बेहतियाती बरत जाते हैं। मीठे मशरूबात होते हैं, हमें कोई भी चीज़ बनानी है तो उसके अंदर मीठा ऐड कर लेना है, जो कि फिर हमारे लिए वो सारी हमारी डाइट प्लान भी ख़राब करता है और हमारी पूरे के पूरे उसके बाद हमें लेजीनेस भी शुरू हो जाती है। एक्सरसाइज तो हम क्या ही करेंगे, हम तो बेड तक पहुँचने से या नमाज अदा करने से भी कासिर। ऐसा लगता है वो रेंगते हुए जाना पड़ेगा बेड पे भी। तो वो जो हमने ड्रिंक्स मशरूबात जो बनाने हैं वो हम किस किस टाइप के मशरूबात बना सकते हैं? शुगर लेस हो या शुगर क्वांटिटी कम कर लें, क्या करें? अच्छा, इसमें मैं 2 से 3 बातें करूंगी। एक तो सबसे पहले शुगर के मरीजों के हवाले से कर लेते हैं, वेट लॉस के हवाले से कर लेते हैं, और दूसरा जो नॉर्मल वेट है उनका हवाले से। जिनका जो नॉर्मल वेट है वो चिया सीड से बनी हुई लेमन ड्रिंक का इस्तेमाल करें इफ्तार के वक्त, बेहतरीन रहेगा। ठीक है। अच्छा, ये शुगर पेशेंट के लिए? ये नॉर्मल वेट Normal बता patient रही हूँ। के लिए, चिया सीड से बनी हुई ड्रिंक का इस्तेमाल करेंगे, लेमन उसके अंदर स्क्वीज कर लें, बेहतरीन रहेगा। ठीक है। उसमें अच्छा, मिंट भी ऐड कर मिंट सकते भी हैं। ऐड, मिंट मार्गरीटा बेहतरीन है, नॉर्मल वेट के हजरात वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, शुगर के मरीजों के लिए मैं ये कहूँगी कि अदरक, मिंट और दालचीनी, इसकी बनी हुई ड्रिंक बनाएं और इसका इस्तेमाल सहर में भी करें, इफ्तार में भी करें, तो रोज़े में प्यास नहीं लगेगी, डिहाइड्रेशन नहीं होगी। यूरिनेशन का मसला होता है डायबिटीज़ के मरीजों को, ये मसला कंट्रोल रहेगा डिहाइड्रेशन जब नहीं होगी तो। और इस ड्रिंक में रुसबा अगर एप्पल साइडर विनेगर ऐड कर लें वो कैसा रहेगा? एप्पल साइडर विनेगर खास तौर पे वेट लॉस के लिए रिकमेंडेड है। एप्पल साइडर विनेगर के अंदर कुछ हद तक शुगर कंटेंट होता है। डायबिटीज़ के मरीजों के लिए मैं कहूँगी कि वो एप्पल साइडर विनेगर से बेहतर ऑप्शन ये है कि यही जिस तरह मैंने बताया है, अदरक, मिंट और दालचीनी, इसका इस्तेमाल। अच्छा, अभी क्योंकि मौसम हमारा बड़ा ही प्लेजेंट है, इसके अंदर हमें ऑरेंज भी दस्तयाब है, हमें एप्पल, ग्रीन एप्पल भी हमारे पास अवेलेबल है, गाजर है, चुकंदर है, और साथ ही साथ हमारे पास कीवी वगैरह भी है। मैं तो वैसे यूजुअली कीवी को क्रश करके और उसके अंदर हल्का सा काला नमक डाल के तो वो ड्रिंक बना देती हूँ। बच्चों को क्योंकि पसंद हो तो थोड़ा सा सोडा डाल देती हूँ उनके लिए, ड्रिंक थोड़ी सी मज़ेदार करने के लिए। अदरवाइज़ ब्लैक पेपर और आप उसको कीवी को क्रश कर लें तो बड़ा अच्छा पानी डाल के आपका ड्रिंक बन जाता है। इन फ्रूट्स का हम इस्तेमाल करें तो कहीं शुगर तो हमारी ज़्यादा नहीं हो सकती है या फिर वेट तो नहीं गेन होगा, क्योंकि ऑरेंजेस बहुत अच्छे इस वक्त है, सेब मौजूद है सब्ज़ वाला, चुकंदर और गाजर भी मौजूद है। तो इनके जूसेस इफ्तार में या सहर में किस टाइम पे हमें ले लेने चाहिए और क्या प्योर ले सकते हैं हम? इंशाल्लाह आपने बहुत ज़बरदस्त बात की। नेचुरल फ्रूट्स के जूसेस इफ्तार के वक्त बेहतरीन इसलिए है क्योंकि हमारी शुगर को ये नेचुरल तरीके से रेगुलेट करती हैं, ना तो फ़ौरन से स्पाइक अप कर देते हैं, ना तो फ़ौरन से लो कर देते हैं। इनका इस्तेमाल हर किस्म के लोगों के लिए बेहतरीन है, इफ्तार में इनका इस्तेमाल करना चाहिए। और इसके अलावा आप लस्सी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, वो भी बेहतरीन है। ज़बरदस्त, लस्सी सहर और इफ्तार दोनों में बिल्कुल है। बिल्कुल। अच्छा, क्या चीज़ नहीं करनी वो जो अमूमी तौर पे हम करते हैं? एक तो ये कि हम सारा दिन भूख होती है और इंतज़ार में होते हैं, बहुत सी अभी तो एक ट्रेंड चल पड़ा है बफेज़ का, तो वहाँ पे हुजूम होता है और फिर हमारी दो टारगेट्स होते हैं। एक तो रोज़ा इफ्तार करने के साथ हमने पैसे भी पूरे करने हैं, तो उन लोगों के लिए क्या मशवरा है? किस चीज़ से इज्तिनाब बरतना है? क्या ज़्यादा खा लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? हाँ, अच्छा देखिए, अगर आप फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वज़न मतलब बढ़ने में कोई और सेहत की तरफ कोई मुज़र असरात नहीं पड़े। ठीक है। लेकिन रोज़ा क्योंकि स्पिरिचुअल एलिवेशन का भी तो एक वक्त है ना, जिसमें मैं कहूँगी कि मेडिटेशन को बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में शामिल रखें। कारी अब्दुल बासित की आवाज़ में सूरह रहमान को सुने दिन में 3 मरतबा, सुबह दोपहर शाम। वो लोग जिनको पैरालिसिस है, जिनको डिप्रेशन है, वो कारी खुशी मोहम्मद की आवाज़ में कसीदा बुर्दा शरीफ सुबह दोपहर शाम सुने, और उसके बाद दिल में 3 दफ़ा अल्लाह 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 कह के आंखें बंद करके 3 सांसों के अंदर आधा ग्लास पानी पिए। इंशाल्लाह तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो इससे ख़त्म होंगी। आपने सवाल किया था, मैंने किया था कि क्या नहीं करना, और लास्टली आपने पूछा तो मैं ऐड कर लेता हूँ कि प्यास ना लगे सारा दिन। हमने भी सुना कि इलायची खा लें तो उससे भी फ़ायदा होता है सहरी के टाइम, या और कुछ ऐड कर लिया? बिल्कुल। सबसे पहले तो देखिए, सॉल्टी और स्पाइसी फूड अगर नहीं खाएंगे
तो उससे प्यास नहीं लगेगी। आपने लोडेड अफ्तार के बारे में बात की थी कि लोग बफेज खाते हैं, तो उसमें कचौरी, समोसा, पकोड़े आमतौर पे इसलिए मना कर जाते हैं कि ऑयली और ग्रीजी फूड है, इससे वेट गेन बहुत जल्दी होता है, हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल की वजह से कार्डिक डिसऑर्डर्स होते हैं, डायबिटीज़ के मरीजों के लिए भी कोई इतनी हेल्दी ऑप्शन नहीं है। तो ये जो बफेज का एक ट्रेंड बन चुका है, उससे बेहतर है कि हम घर पर सादी अफ्तारी खुद बनाकर खाएं, ताकि रोज़े की इफादियत और असल जो मकसदियत है वो कायम दायम रहे। बिल्कुल। अच्छा, जिस तरह जुनैद भी कह रहे हैं कि हमें प्यास ना लगे, एक तो आपने कहा स्पाइसेस अगर हम नहीं खाएंगे, तली हुई या नमक वाली मसालेदार चीज़ें नहीं खाएंगे तो हमें वैसे भी नहीं लगेगा रोज़ा, प्यास महसूस नहीं होगी। दूसरा ये भी कहा जाता है कि अगर आप इफ्तार सहरी के टाइम पे सहरी ख़त्म होने से थोड़ी देर पहले अगर आप दही खा लेते हैं तो उससे भी आपको प्यास नहीं लगती है, या फिर लस्सी का इस्तेमाल कर लेते हैं, या फिर इलायची, जिस तरह से हाँ जी, लस्सी, इलायची, दही के इस्तेमाल से प्यास जो है वो कम लगती है। और बेहतरीन ये है कि जो अंडा आप इस्तेमाल करें उसके अंदर प्याज का इस्तेमाल मत करें, उससे भी प्याज जो है वो ज़्यादा लगती है अगर आप उसके अंदर प्याज का इस्तेमाल करें। अच्छा, ये क्योंकि हम पानी नहीं पूरा दिन पी सकते हैं, रोज़े की हालत में होते हैं, सुबह टाइम भी सहरी में भी बहुत कम मार्जिन मिलता है, फिर इफ्तार के बाद अगर ज़्यादा पी लें तो बहुत सारे लोगों को ये भी कंप्लेन होती है कि उसके बाद वो सो नहीं पाते हैं, बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है कि उन्होंने पानी बहुत ज़्यादा इंटेक कर लिया है। तो बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए कौन सी ऐसी मशरूब है, कौन सी ऐसी ड्रिंक्स हैं? एक तो चिया सीड के साथ तुखमलंगा भी कहा जाता है कि वो भी बॉडी को हाइड्रेट रखता है, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम अपनी अगर मिंट या कुछ आप बता दें जो कि हम इस्तेमाल कर लें तो बॉडी डिहाइड्रेशन से भी बची रहे और हाइड्रेट रहे? अच्छा, बेहतरीन ये है कि रमज़ान के दरमियान में आप अपने लिए एक डिटॉक्स वाटर बना लें और उसी का इस्तेमाल सहर में भी करें, इफ्तार में भी करें। एक बॉटल डिटॉक्स वाटर की बना लें और उसी का इस्तेमाल सहर में भी करें, इफ्तार में भी करें। उसके अंदर अदरक डाल लें, उसके अंदर पुदीना डाल लें, उसके अंदर चाहे तो खीरा, बिल्कुल खीरा डाल सकते हैं, अपने जो भी आपको पसंद, जिस तरह चिया सीड डाल सकते हैं। और इसके अलावा हाँ जी, बीट रूट जो है वो डिटॉक्स वाटर के लिए आमतौर पे इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन कुकम्बर जो है वो बेहतरीन है। मिंट लीफ कुकम्बर बेहतरीन है। और इसके अलावा जो है दारचीनी, सिनेमन, इसका इस्तेमाल करें। और इस दो ग्लास अगर पानी इसको सहरी के वक्त में पिया जाएगा तो पूरा दिन प्यास नहीं लगेगी। और ये डिटॉक्स कितनी देर में होगा? 2 ग्लास अफ्तारी के वक्त और 2 ग्लास अफ्तारी के 1 घंटे के बाद। ये सारा कुछ डाल के कितनी देर तक पानी को रखना है तो वो डिटॉक्स वाटर बन जाएगा? तकरीबन 2 घंटे तक, तकरीबन 2 घंटे। ठीक। ओवरनाइट सॉक करके इसको सहरी के वक्त आराम से इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि मैं कुछ दिन पहले इंटरनेट पर ही देख रही थी कि दालचीनी भी 2 तरह की होती है, सिनेमन स्टिक जो होती है वो एक हमारी बॉडी के लिए बड़ी हार्मफुल है, हमें नहीं लेनी चाहिए, और एक ऐसी है जो कि हमें लेनी चाहिए, जो कि हमारे किचन में हम आम रूटीन में गलती भी कर जाते हैं। क्या इसमें वाकई में कोई डिफरेंस है, और कौन सी सिनेमन स्टिक्स होती है जो कि हमें इस्तेमाल कर लेनी चाहिए? जो होलसेल की मार्केट्स में एक क्रेडिबल मार्केट प्लेसेस में जो अवेलेबल है, मैं तो उन्हीं को रेकमेंड करूँगी। जो आप आम पंसारी की दुकान से लेते हैं उसमें शायद जिस तरह आप कह रही हैं कोई नुकसान हो, लेकिन कोई क्रेडिबल दुकान से अगर ली जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ोहा अकरम साहिबा मौजूद थी और आपके मुफीद मशवरे हमारे देखने वालों तक भी पहुँचे होंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि इन मशवरों पर अमल करते हुए आप अपने रमज़ान को प्लान करेंगे और रमज़ान के अंदर क्या खाना है, क्या इफ्तारी के टाइम पे खाना है, क्या सहरी के औकात में खाना है, और अपनी बॉडी को हाइड्रेट किस तरह से रखना है, ये सब कुछ आप समझ गए होंगे, ताकि एक अच्छा खूबसूरत रमज़ानुल मुबारक का ये महीना हम बिल्कुल ऐसे तरीके से गुजार। अभी एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर आपको बताएंगे कि अमीर तो हर कोई बनना चाहता है, लेकिन ये मुमकिन कैसे होगा, क्या करना है क्या नहीं करना, एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन, और अभी बात करते हैं कि अमीर बनना हर किसी की ख्वाहिश है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ दौलत जमा करने का अमल है या फिर एक मुकम्मल सोच और तर्ज ज़िंदगी का नतीजा है। तो वालिदैन भी ये कोशिश करते हैं कि अपनी मेहनत से अपने बच्चों की ख्वाहिशात पूरी कर सकें, लेकिन कभी कभी जायज़ या नाजायज़ की तमीज़ भूल जाते हैं वालिदैन भी और बच्चे भी। तो हमें किस तरह से इसके अंदर एक लाइन खींचनी है, एक लकीर खींचनी है कि ये गलत है, ये सही है, अपने बच्चे को भी समझाना है, ख़ुद भी उस चीज़ का मुजाहरा करके अपने बच्चे को बताना है कि इस भाग दौड़ में हमने अच्छे और बुरे की तमीज़ भूल नहीं जाना। बिल्कुल। और क्या दौलत हासिल कर लेना ही असल खुशी भी है? नाकामी का खौफ, जो बचपन का माहौल है, दूसरों की दौलत का मुशाहिदा है, सोशल मीडिया इस वक्त बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है और हमारी ज़िंदगियों में, हमारी सोचों में
उसका असर और अमल दखल देखने में आ रहा है, ख़ासतौर पर हमारे बच्चे जो हैं, क्योंकि उनके जहन इतने ज़्यादा मैच्योर नहीं होते, तो उनको भी हमने ये चीज़ सिखानी है कि इससे आपने इतना ज़्यादा मुतासर नहीं होना और शॉर्टकट को इस्तेमाल नहीं करना। तो वो राज क्या है अमीर होने के? मैरी परवेज़ माहिर नफ्सियात हमारे साथ मौजूद है। मैरी, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। ये जो इस वक्त भागदौड़ लगी हुई है, एक रेस लगी हुई है और सोशल मीडिया का जो इसमें बहुत ज़्यादा अमल दखल हो चुका है, हम तो शायद उसको किसी हद तक समझ जाएं और उसको अपने ऊपर इतना ज़्यादा हावी ना करें। बच्चे उसको किस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं और उसको अपने लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं, तो किन चीज़ों को हमने मद्देनज़र रखना है और क्या वाकई दौलत ही ज़मानत है कामयाबी की, खुशी की? अच्छा देखिए, दौलत, पहले तो ये टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है क्योंकि हम हमेशा जो है ना, हमारा क्राइटेरिया ऑफ सक्सेस जो है वो पैसा है। हम कहते हैं जब तक हमारे पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, ये गाड़ी, ये घर, ये इलाका, ये फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, तब तक मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ। हम ये नहीं सोचते कि हमारी पर्सनल डेवलपमेंट, मेरी पर्सनल ग्रूमिंग, मेरा बातचीत करने का तरीका, मेरा लोगों से सोशलाइज करने का जो तरीका है, वो भी मेरे एक सक्सेस का एलिमेंट है। मैं कितने लोगों से नेटवर्क कर सकती हूँ, मैं जहाँ जाऊँ, कहीं बैठूँ, तो मैं कैसे किसी को कंफर्टेबल फील करवा सकूँ, मैं उस इन्वायरमेंट में जाकर कैसे अडेप्ट कर सकूँ, ये हैं वो सारे एलिमेंट्स जो कि एक नॉर्मल बंदे को, एक एवरेज इंसान को एक सक्सेसफुल इंसान से डिफरेंशिएट करता है। अगर आप नोटिस करेंगे कि दुनिया के जो बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, मिलियनेयर्स, बिलियनेयर्स, जब आप उनको पॉडकास्ट में देखते हैं, जो उनकी सबसे पहली चीज़ होती है, आप उनका बैंक अकाउंट नहीं देखते, आप देखते हैं कि वो बैठा कैसे हुआ है, उसका पोस्चर क्या है, उसका बात करने का तरीका क्या है, वो किसी को कितना कंफर्टेबल फील करते हैं, किससे कितनी इज्जत से बात कर रहा होता है वो। दैट इज़ व्हाट यू नोटिस फर्स्ट। दैट मीन्स कि आपकी वर्बल एंड नॉन वर्बल स्किल्स जो है, दैट इज़ टॉप मोस्ट व्हेन इट कम्स टू शोइंग दैट यू आर सक्सेसफुल एंड ऑल्सो शोइंग कि मेरा ज़िंदगी का एक एक्सपीरियंस है, एक बंदे का फ़र्क नज़र आ जाता है ना हमें। तो आई थिंक कि हमें रियलिटी के ऊपर बात ये करनी चाहिए सबसे पहले तो, कि बहुत सारे लोग आएंगे और हर कोई आपको बताएगा कि कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करें। पेरेंट्स को स्कूलिंग के अंदर, पेरेंटिंग के अंदर क्या क्या चीज़ों पे फ़ायदा जो है ना, पॉजिटिव कौन सी चीज़ें जिनको इन्हांस करना चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि रियलिटी ये है दैट मोस्ट पीपल डू नॉट वांट टू ग्रो। अच्छा, उसकी क्या? ज़्यादातर लोग जो हैं वो Shortcut ग्रो चाहते हैं। नहीं करना चाहते क्योंकि उनको शॉर्टकट्स चाहिए, उसमें बहुत मेहनत लगती है। अच्छा मेरी, ये शॉर्टकट की ही जो बात है, ये ऑब्वियसली स्कूल नहीं सिखाते हैं, पेरेंट्स भी ये नहीं सिखा रहे हैं, फिर कौन है जो हमारी सोसाइटी को गलत राह पर चला रहा है? हम देखते हैं कि अब हमारी सोसाइटी के अंदर जो बच्चियां हैं, जो बच्चे हैं, कोई शुगर मम्मी ढूंढ रहा है तो कोई शुगर डैडी ढूंढ रहा है। अब वो क्या होता है कि वो आपको आपकी वो तमाम पुरसाइश ज़िंदगी जो कि आप रिक्वायर कर रहे होते हैं, जो आपकी ख्वाहिश होती है, वो आपको पूरा करके दे रहे होते हैं और बदले में वो आपसे जो कुछ चाहे वो आपसे ले रहे होते हैं। तो ये जो हमने शशकों की ज़िंदगी है या फिर जो हमने दिखावे की ज़िंदगी है, इसको हासिल करने के लिए हम इतने मटेरियलिस्टिक हो गए हैं कि हमने अपनी इज़्ज़त, अना, खुददारी सब दाव पर लगा दिया है। तो ये हमें ना तो हमारी इंस्टीट्यूट सिखा रही है, स्कूल कॉलेजेस के अंदर भी नहीं सिखाया जा रहा, और मैं नहीं मानती कि पेरेंट्स भी ये चीज़ आपको सिखा रहे हैं। तो फिर कौन है जो बेरारवी का शिकार कर रहा है हमारी जनरेशन को, हमारी सोसाइटी को? पहले तो भाई कुडोज टू यू फॉर ब्रिंगिंग दिस अप, बिकॉज मुझे लगता है कि ये ऐसा टॉपिक है कि ना पेरेंट्स इस बारे में बात करते हैं, ना टीचर्स बात करते हैं, बिकॉज ये एक बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। हम डरते हैं कि यार शायद अगर बच्चे को ये बात पता चल गई तो शायद वो सीख जाएगा। उनको ये नहीं पता कि बच्चे के पास ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी है, अगर आप बात नहीं करेंगे तो वो शायद इस डगर पे निकल जाएगा। लाइक यू सेड, इट्स अ वेरी डेंजरस गेम। ये एक बहुत डेंजरस चीज़ है जहाँ पर एक बच्चे को नज़र आ रहा है कि कन्वीनियंट है कि मुझे कोई आएगा और मैं उस पर रिलाई कर सकता हूँ, मैं उस पर ट्रस्ट कर सकता हूँ, चाहे वो ड्रग्स की सूरत में है, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट की सूरत में है, चाहे वो कोई और बेनिफिट्स हैं जो कि आप उनको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनको मिल रहा है। इवन सोशल स्टेटस, कि मैं 10 लोगों में बैठा हूँ, ये लोग अच्छे दिख रहे हैं, इनके पास ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये मटीरियल चीज़ें हैं, ये सोशल चीज़ें हैं। इट्स वेरी डेंजरस बिकॉज इट्स एडिक्टिव एज वेल। एक बच्चा अपने घर में रहता है, उसकी नॉर्मल ज़िंदगी ये है, सुबह अम्मी ने अंडा रोटी बना कर देनी है उसको, दोपहर को उसने दाल कीमा खाना है, शाम को उसका एक सर्टेन चीज़ है। जब वो एक ऐसी इन्वायरमेंट में चला जाता है जहाँ पर देयर इज़ अबंडेंस, उसको पता है कि मुझे इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स वेरी एडिक्टिव, क्योंकि आप आसानी से, आराम से अपनी कुर्सी पर बैठे हैं जहाँ पर आप जाना है, और द अदर साइड और द अदर पार्टी, उसको सेटिस्फैक्शन इस चीज़ में मिलती है कि वो आपको प्लीज़ कर सके। ये एक सेक्सुअल ग्रूमिंग का पार्ट है, विच आई थिंक आजकल बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये टॉपिक हर तरफ से चल रहा है। कैन आई टॉक अ लिटिल बिट अबाउट दैट एज वेल? जैसे ये एप्स्टीन फाइल्स, एवरीबडी इज टॉकिंग। जी बिल्कुल।
हर बंदा उस बारे में बात कर रहा है, हमारा सोशल मीडिया पूरा भरा हुआ है, सोशल हमारी मीडिया पे हो रही भरी है। अफसोस के साथ हमें कहना पड़ता है मेन स्ट्रीम मीडिया पे बात नहीं हो रही। और वो जिस तरह से हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे मैरी, कि वो सिविलाइजेशंस या वो ममालिक या वो शख्सियात जो दुनिया भर को भाषण देती हैं सिविलाइजेशन का, इंसानियत का, बच्चों के हुकूक का, वो किस तरह से उन सारी चीज़ों को रोनते हुए, पामाल करते हुए आज इन ओहदों पर पहुँचे हुए हैं, ये दुनिया को बताना चाहिए। बिल्कुल। और मुझे लगता है अगेन लाइक वी वर टॉकिंग अबाउट इट, हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि कोई बंदा पढ़ा लिखा है, सक्सेसफुल है, उसके पास पैसे है, तो ये ज़िंदगी में कुछ ठीक कर रहा होगा। और हमारी एक्सपेक्टेशन जो है वो डिसअपॉइंटमेंट में तभी तब्दील हो जाती है, क्योंकि हम देखते हैं कि यार पाकिस्तान के अंदर भी या पूरी दुनिया के अंदर बहुत से ऐसे इल्स और क्राइम्स जो हैं सदियों से चल रहे हैं। हम लोग मेन स्ट्रीम मीडिया क्या, हम अपने घरों में भी, हमने टेबल टॉक्स में भी बात नहीं करते। मेजॉरिटी हम यही बात करते हैं ना जब पेरेंटिंग की भी, कि बच्चे को बचपन से बताएं कि दुनिया में ये हो रहा है, मुआशरे में ये चीज़ चल रही है, दुनिया बड़ी क्रूअल है, बाहर ये मत निकलो सोच कर के सब अच्छे हैं। जैसे आप सोचते हैं वैसे वो सोचेंगे। एग्जैक्टली। अच्छा, आगाज़ में मैंने मेरी यही बात कही थी कि अच्छा इसकी तमीज़ हम खुद भी भूलते चले जा रहे हैं और हम अपने बच्चों को भी नहीं सिखा पाते कि पैसे के पीछे दौड़ना, एक सक्सेसफुल आदमी बनना या एक सक्सेसफुल लड़की बनना या फिर एक बिजनेसमैन बनना, ये कामयाबी रुपए पैसे से नहीं है। इसके अंदर ये तमीज़ करना बड़ा ज़रूरी है कि ये सही तरीका है और ये गलत तरीका है। अब अगर पेरेंट्स खुद ही ये नहीं जानते हैं, जिस तरह से एपिस्टीन फाइल की आपने बात कर दी है, बड़े बड़े नाम है इसके अंदर शामिल और डिफरेंट ममालिक की बड़ी बड़ी अथॉरिटीज़ इसके अंदर शामिल हैं। अब अगर हम सिर्फ उनको उनके हंसते हुए चेहरे, उनकी तरक्की याफ्ता ज़िंदगी या फिर उनको ग्रो करता हुआ हमने देखा है, तो हम अपने बच्चों को भी यही सिखाएंगे फ्ला, और हम रोल मॉडल बना देते हैं अपने बच्चों के लिए। फ्ला की ज़िंदगी देखो, वो कितना अर्न कर रहा है, किस तरह से उसने ग्रूम किया, किस तरह से उसके पास पैसा उसने कमाया, बट हम ये भूल जाते हैं कि उसने रास्ता ये ट्रैक कौन सा लिया। तो हम अपने बच्चों को गलती कर रहे हैं क्या, रोल मॉडल्स देकर उनकी ज़िंदगी के बारे में जाने बिना, उनको सोचे या समझे बिना हम बात कर लेते हैं कि जी एलन मस्क क्या है। हमें नहीं पता कि वो क्या है, उसने क्या कुछ किया है, हमें नहीं पता कि उसके पीछे उसकी ज़िंदगी, या डोनाल्ड ट्रंप क्या था, या कहाँ से उसने ज़िंदगी, उसके पीछे क्या कुछ चला, ये हमें नहीं पता। तो फिर हम कैसे अपने बच्चों को रोल मॉडल दे रहे हैं? अच्छा, बहुत थिन लाइन है इसके दरमियान में कि एक साइड ये है कि हम रोल मॉडल क्या बनाएं ना बनाएं, क्योंकि जो भी है उसने कोई ऐसी चीज़ दुनिया में इजाद कर दी है कि हम मार्स पे जाएंगे, वो एक आइडिया दे दिया जो कि दुनिया में किसी और ने उस तरह से नहीं अचीव किया। सो देयर इज़ अ थिन लाइन बिटवीन आइडियलाइजिंग समबडी एंड ऑल्सो बीइंग इंस्पायर्ड बाय समवन। अब इसके अंदर ये है कि देखिए, पैसा कोई बुरी चीज़ नहीं है, उसको यूटिलाइज़ आप कैसे करते हैं। आप पैसा कमाना चाहते हैं, ऑफ कोर्स आप कमाएं, आपकी नीड्स भी हैं, आपकी वांट्स भी हैं, आप लग्जरी अगर पसंद करते हैं तो क्यों नहीं, वो भी हमारा एक मतलब हम, क्योंकि मैं इस टॉपिक को बिल्कुल अगेंस्ट मनी नहीं बनाना चाहती ना, कतल होना भी नहीं चाहिए, और लेकिन हम हमारे बात करने का मकसद भी है कि उसके लिए क्या आदत होनी चाहिए, क्या रूटीन होनी चाहिए, बिल्कुल इसको फॉलो करें। सो दैट मीन्स कि उसके लिए आपको एक कांस्टेंट मेहनत, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है। अगर आप क्विक मनी की तरफ जाएंगे तो आज आपको पैसे, वो हम कहते हैं ना हवाई रोजी है, ये वो जिस तेजी से आएगी उस तेजी से निकल भी जाएगी। जैसे आज वो उन्होंने ठीक है कमा लिया, जो कुछ भी कर लिया। अब अलेजिडली एक बंदे ने आउट ऑफ ऑल ऑफ देम दिस गाय एप्स्टीन, उसने सुसाइड कमिट कर लिया। हमें नहीं पता कर लिया कि नहीं कर लिया, ये भी पता नहीं कि सुसाइड की भी मर भी गया या जिंदा नहीं मरा। तो लेकिन अगर आपका एंड ये है, दैट मीन्स कि अगर आप एक इज़्ज़तदार तरीके से उस डायरेक्शन के अंदर अगर आप काम करते हैं जहाँ पर आपको कंसिस्टेंट डिसिप्लिन और रूटीन को फॉलो करते हुए आप करें, तो आई डोंट थिंक कि पैसे कमाने में ऑफ कोर्स कोई बुराई है। आप अपनी दुनिया को, अपने सोशल सेटिंग को, आप अपनी फैमिली की लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट। बट आई थिंक दैट जस्ट टू कंक्लूड व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ, कि पैसा इन इटसेल्फ बुराई नहीं है। पैसा जो एक माइंडसेट है कि इसको मैंने इस्तेमाल कैसे करना है और इसको कैसे कमाना है, वो आपकी इंटेंशन में फ़र्क हो सकता है। तो फिर मेरी अपनी ज़िंदगी को और अपने बच्चों की ज़िंदगी को अभी से रेगुलेट करना शुरू कर दें और उनको बताना शुरू कर दें कि आपके लिए पैसा इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन उसका सही कमाने का तरीका या उसको हासिल करने का सही तरीका क्या होना चाहिए। क्योंकि हम लोग अपने बच्चों के साथ बहुत सारी ऐसी बातें, जो कि अभी आप भी कह रही थी, कि हम उनके साथ टेबल टॉक करते हुए भी उनको इग्नोर कर जाते हैं, ये सोचते हैं कि ये बातें अभी अपने बच्चों के जहनों में डालने वाली नहीं है, ये बच्चे अभी बहुत छोटे हैं इन बातों के लिए। लेकिन हमें नहीं पता कि वो बाहर से उस बात के बारे में या उस चीज़ के बारे में कितना नॉलेज
गेन कर चुके हैं, गलत या सही। बिल्कुल। तो अपने बच्चों को अभी से रेगुलेट करना और सही मनी का इस्तेमाल, ये कैसे कि हमें चीज़ों को बच्चों को बताना है कि इसकी इंपॉर्टेंस है और किस तरह से ये कमाया जाता है मेहनत के साथ, तभी वो उसका सही इस्तेमाल भी सीख पाएंगे कि अगर ये प्रायोरिटी नहीं है तो इसको स्किप किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपके पास हो, हर चीज़ आपको हासिल हो, ये भी तो हमें बताना होगा। एक स्टडी में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि उन्होंने बच्चों की जो पॉकेट मनी है वो घर के टास्क्स के साथ अफिलिएट कर दी कि अगर तुम अपने बेड को सुबह सेट करोगे, जब तुम उठते हो तो तुम्हारे 5 रुपीज़ तुम्हारे इस चीज़ के बनते हैं। आपने अपना खाना खाया, प्लेट आपने वॉश की है अपनी, ये आपके इतनी अमाउंट आपके उस चोर की बनती है। एट द एंड ऑफ द डे यू अर्न योर पॉकेट मनी। हमारे यहाँ ये होता है कि हम बच्चे को सुबह पैसे देते हैं, वो लंच टाइम तक उसको खर्च करके आता है और अगले दिन उसको लगता है कि मैं एंटाइटल्ड हूँ, मुझे सुबह जाने से पहले पॉकेट मनी मिलेगी क्योंकि बस मैं उठ गया हूँ। और अपना हक समझता है, ना तो उसमें डिसिप्लिन आएगा, एंटाइटल्ड है। और ना आपने उसके लिए एफर्ट उसने किया। रिवर्स साइकोलॉजी करनी है। रिवर्स साइकोलॉजी ये है कि आप उससे पूरा दिन वो काम करेगा, वो अर्न करेगा, उसको रात को सोने से पहले उसको कहें कि दिस इज योर अर्निंग फॉर द डे। दैट मीन्स कि तुमने ये जो कल खर्च करना है वो तुमने आज कमाया है। दैट इज़ अ वेरी स्मॉल थिंग टू डू, जो कि बहुत ईजी भी है, वेरी डूएबल एज वेल। कि अगर घर पर आपके बच्चे हैं तो आप कहें कि भाई मतलब ओके यू वांट, आपको 100 रुपीज़ चाहिए अ डे, बिकॉज ऑफ कोर्स अब आजकल इन्फ्लेशन एंड ऑल ऑफ दैट, बच्चे को 10 रुपये हमारे ज़माने में जो होता था हो गया, बट अब नहीं हो सकता वैसा। सो मेक देम अर्न दैट मनी। बिल्कुल, ये ट्रेनिंग के लिए उनके बहुत अच्छा है। साथ में और इसी तरह की और भी अगर आप मिसालें जैसे कि अमेरिकी, उनको किस तरह से कॉन्फिडेंस दिया जाए प्रैक्टिकल लाइफ में, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अपने बच्चों को पैम्पर करके रखते हैं और या तो हम रिलाय नहीं करते या फिर हमको ओवर प्रोटेक्टेड कर देते हैं, जिसकी वजह से प्रैक्टिकल लाइफ में आकर उनको बहुत से मसाइल, चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। एक और मसला हमारे एजुकेशन सेक्टर का भी है कि जो हम किताबों में किताबी चीज़ें पढ़ाते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ से उसका कोई हमल दखल नहीं होता, तो फिर पेरेंट्स नहीं वो करना है, तो और क्या कुछ कर सकते हैं हम? बच्चे को उसके कंफर्ट जोन से निकाल दें। हमें लगता है कि बच्चा रो रहा है, मेहमानों में बैठना नहीं चाहता, बात नहीं करना चाहता, उसको अनकंफर्टेबल मत करो। आजकल एक नया कॉन्सेप्ट निकला है कि उसकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रही है। मैं एज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल ये बात कर रही हूँ। वो कहेंगे मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रही है, उसको ना ज़्यादा बात करवाओ, वो नहीं सोशलाइज करना चाहता, उसको फोर्स मत करो। जब तक आप उस बच्चे को आइसोलेट कर देंगे, उसको उसकी कंफर्ट जोन से नहीं निकालेंगे, उसमें वो कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा। मैं 9 साल की थी जब मेरे बाबा ने मेरे बाइक पकड़ा दिया था, और मुझे याद है कि जब अभी भी कभी भी मुझसे कोई पूछता है कि अच्छा आपकी कोई स्पेशल ट्रेनिंग थी, आप कैसे पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, आप कैसे लोगों में बैठते हैं, इट वॉज दैट अनकम्फर्टेबल सेटिंग जिसके अंदर मुझे पता है कि 50 लोग सामने खड़े हुए हैं। अब चाहे मैं ABC सुना के जाऊँ यहाँ पर, मुझे सुना कर जानी पड़ेगी क्योंकि बहुत बेइज्जती हो। लेकिन उससे बहुत कुछ सीखने को और फायदा हुआ होगा लाइफ में। तो कंफर्ट जोन में जब तक आप अपने बच्चे को रखेंगे, तब तक वो यही सोचेगा कि ठीक है ज़िंदगी आसान है। हमने बच्चे के लिए, ठीक है एज अ पेरेंट यू वांट टू लव देम, आप उनका ख्याल करना चाहते हैं, आप उनकी ज़िंदगी आसान करना चाहते हैं, लेकिन ये याद रखें कि जो उनकी शुरू में आप ज़िंदगी आसान बनाएंगे ना, वो आप बहुत सी मुश्किलात बाद में लेकर आप बच्चों को खुद ही पैरालाइज कर रहे हैं कि बच्चे डिपेंड करना शुरू कर दे पूरी जिंदगी के लिए आपके। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया मेरी आपके आमद का, और हमने कोशिश की है कि हम इस अहम मौजू पर बात कर सकें जहाँ पर इखलाकी तरबियत भी होना बहुत ज़रूरी है, बच्चों को मैनेजमेंट सिखाना बहुत ज़रूरी है, न सिर्फ पैसे की दौड़ बल्कि पैसे का सही इस्तेमाल और किस तरह से कमाना है, वो एक थिन सी जो लाइन है कि क्या गलत और क्या सही है, ये भी बताना। तो पैसा ज़्यादा होना या कमाना मसला नहीं है, वो कोई गलत बात भी नहीं है, किन जरायों से कमाया है, किस तरह से कमाया है, ये मायने रखता है। बिल्कुल जी। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करेंगे।